हेलो गुड मॉर्निंग मेरी प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8 विज्ञान के एक और अध्याय को, और ये है अध्याय नंबर 13 प्रकाश। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसे हम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ने वाले हैं, हर एक लाइन को पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे क्लास 8 में हैं उनके लिए ये वीडियो बेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ हर एक लाइन से जितने क्वेश्चन आंसर होंगे उन सब क्वेश्चन आंसर को मैं समझाऊंगा। इसी के साथ जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हर एक लाइन के वन लाइनर को भी मैं समझाऊंगा। जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम के लिए वे सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो बस बने रहो और देखते रहो। भाई चैप्टर क्या है? चैप्टर है प्रकाश। तो तुम सब प्रकाश के बारे में जानते ही हो। हम अपने अगल बगल जितनी भी वस्तुओं को देख पा रहे हैं किसकी सहायता से देख पा रहे हैं? प्रकाश की सहायता से देख पा रहे हैं। यदि प्रकाश ना हो तो हम किसी भी चीज को यहां पर नहीं देख पाएंगे, ये तो तुम्हें जरूर पता होगा। ठीक है। संसार को हम मुख्य रूप से अपने ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं, और यदि बात करें संसार के चीजों को देखने की, समझने की, अनुभव करने की, तो वो हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां है, उसी में से एक आंख है जिसके द्वारा संसार को हम लोग देख पाते हैं। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसकी सहायता से हम पर्वत, नदियों, पेड़, कुर्सियां, मनुष्य तथा अपने चारों ओर की अन्य अनेक वस्तुओं को देखते हैं। क्या भाई यदि तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को किसके द्वारा देख पाते हैं, तो क्या तुम बता सकते हो? अरे भाई ये भी नहीं बता सकते, अपनी आंखों के द्वारा देखते हैं। हम आकाश में बादल, इंद्रधनुष तथा उड़ते पक्षियों को भी देखते हैं। रात्रि में हम चंद्रमा तथा तारों को देखते हैं। दृष्टि द्वारा ही आप इन पृष्ठ पे छपे शब्दों तथा वाक्यों को देख पा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सब देखना कैसे संभव हो पाता है? तो आंसर है प्रकाश के द्वारा। प्रकाश के द्वारा यदि यहां से मान लो कि प्रकाश निकल रहा है, तो ये प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट पर टकराता है। जैसे मान लो यहां पर पेड़ है, तो इस पेड़ से ये प्रकाश की किरण टकराएगी, और फिर टकराने के बाद ये किरणें हमारे आंखों तक पहुंचेगी, तब हम इस पेड़ को देख पाएंगे। तो जो भी चीज हम लोग देख पाते हैं किस तरीके से देख पाते हैं? इसी प्रक्रिया के द्वारा देख पाते हैं, प्रकाश के द्वारा देख पाते हैं। तो जिस सोर्स से प्रकाश निकलता है वहां से प्रकाश फिर क्या करता है? जिस चीज को भी हम देख रहे हैं उससे टकराता है, और टकराने के बाद वह हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम उसे क्या करते हैं? देख पाते हैं, जैसा मैंने यहां पर दिखाया। अब तो तुम्हें समझ में आ रहा हो कि कोई वस्तु हम कैसे देख पाते हैं। ठीक है, चलो अब बात आता है वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। तो हम लोग जान गए हैं कि प्रकाश। क्या कभी आपने सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? तो अभी तो मैंने बता दिया कैसे देख पाते हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आप कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को नेत्रों से देखते हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? तो आंसर है नहीं। अंधेरे में हम वस्तुओं को नहीं देख पाते, क्योंकि इस पर प्रकाश वहां पर होता नहीं है, और प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश उस वस्तु पर नहीं पड़ेगा, और फिर वही प्रकाश लौट करके हमारे आंखों तक नहीं आएगा, तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इसका अर्थ है कि केवल नेत्रों द्वारा ही हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। ये तो तुम्हें पता ही है कि सिर्फ नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को हम नहीं देख सकते। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। यही कारण है कि हम अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पाते, जबकि हमारे नेत्र एकदम ठीक ठाक होते हैं। उसके बावजूद किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, तो उसका आंसर यहां देखो लिखा है। किसी वस्तु को हम तब देख पाएंगे जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। यानी कि इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब वस्तु के द्वारा आने वाला प्रकाश हमारे आंखों में पहुंचेगा, तब हम उस वस्तु को देख पाएंगे। लेकिन तुम बोलोगे सर ये क्या बात हुआ? ये कैमरा से प्रकाश थोड़े ही आ रहा है, इस पेन से प्रकाश थोड़े ही आ रहा है, इस हाथ से प्रकाश थोड़े ही आ रहा है, इस कुर्सी से प्रकाश थोड़े ही आ रहा है, तब हम इन सबको कैसे देख सकते हैं? हम लोग क्या जान रहे हैं कि प्रकाश बल्ब से आ रहा है, प्रकाश सूर्य से आ रहा है।
लेकिन यहां पर तो बोल रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश आएगा उसे हम देख पाएंगे। ये कैसे संभव है? क्या इन सभी वस्तुओं से प्रकाश निकल रहा है? तो आंसर है नहीं, ऐसे नहीं हो रहा है। बात ये है कि मान लो यहां पर अब बल्ब मैं बना दे रहा हूं, अभी सूर्य बनाया था अभी बल्ब, तो बल्ब से ये प्रकाश निकलेगा और इस कुर्सी पर मान लो पड़ेगा, इस कुर्सी पर ये बल्ब का प्रकाश क्या होगा? पड़ेगा। तो जब इस कुर्सी पर इस बल्ब का प्रकाश पड़ेगा तब ये प्रकाश यहां से टकराएगा और फिर ये हमारे आंखों तक पहुंचेगा, तब इस कुर्सी को हम लोग क्या करेंगे? देख पाएंगे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब इस कुर्सी का अपना अपना प्रकाश कोई नहीं है, ठीक है? ये सूर्य के प्रकाश को या किसी अन्य वस्तु के प्रकाश को क्या कर रहा है? उससे टकराता है ये प्रकाश, फिर हमारे आंखों तक ये क्या हो रहा है? पहुंच रहा है। ये याद रखना, और इस प्रकार हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न का उत्तर तुम्हें पता चल गया होगा। अब देखो, यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित होता हुआ हमारे आंखों तक आ सकता है। अब देखो, वस्तु दो प्रकार के होंगे। एक वस्तु वह होगा जिससे प्रकाश निकल रहा है, जैसे कि ये ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, सूर्य हो गया, उससे प्रकाश स्वयं निकल रहा है, तो उन वस्तुओं को भी हम लोग देख पाएंगे। और या तो बोल रहा है कि उससे परावर्तित होता हुआ हमारी आंखों तक पहुंचे, जैसे मैंने यहां पर बताया कि यहां पर क्या होता है? परावर्तन होता है प्रकाश का, कि ये यहां से प्रकाश आया, इससे टकराया और हमारी आंखों तक पहुंचा, तब हम उसे क्या करते हैं? देख पाते हैं। अब बोलोगे प्रकाश का परावर्तन, तो ये चैप्टर में ही हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। इसी के साथ हम लोगों को क्या पढ़ना है? दर्पण के बारे में पढ़ना है। तो तुम्हें यदि मैं प्रकाश दिखाऊं एक टॉर्च का, तो यहां तुम देख सकते हो, ये देखो प्रकाश, टॉर्च का प्रकाश तुम्हें दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? हल्का हल्का दिख रहा होगा। अब यहां परावर्तन दिखाओ, तो ये देखो, ये परावर्तन तुम देख सकते हो यहां पर प्रकाश का परावर्तन को, यहां देखना। तो प्रकाश किरण जैसे इस चमकीले सतह पर टकराती हैं, ये क्या हो जाती हैं? परावर्तित हो जाती हैं। मतलब ये टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस कुछ एंगल बना, उसी एंगल पर मुड़ जाती हैं। तो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन बस मैं दिखाना चाह रहा हूं कि यहां प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। इस प्रकार से जो भी वस्तुएं हैं, जैसे वहां से प्रकाश आया, यहां पर से टकराया, टकराने के बाद ये परावर्तित होता है और किसी की आंखों तक पहुंचेगा, तो वहां पर क्या होगा? वह ये सारा वस्तु को देख पाएगा। वही चीज मैं बता रहा था। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है। आपने कक्षा 7 में सीखा है कि कोई पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। ये रहा अगला क्वेश्चन कि दर्पण किसे कहेंगे? तो कोई जो पॉलिश्ड सरफेस है, जैसे दर्पण है, शीशा का है, तो इसमें क्या किया जाता है? पीछे की ओर पॉलिश कर दिया जाता है और फिर उसके बाद इसको रंग दिया जाता है, तब ये दर्पण की तरह कार्य करता है। और दर्पण में हमें किसी चीज का प्रतिबिंब साफ साफ दिखता है। देखो यहां पर मैं देख रहा हूं तो मुझे अपना प्रतिबिंब दिख रहा है, तो ये है दर्पण। तो दर्पण में किसी भी चीज का हम क्या देखते हैं? प्रतिबिंब देखते हैं। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देती है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होगा? आइए ज्ञात करें। तो अब हमें आगे की ओर देखना है कि भाई परावर्तन कैसे होता है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है कि इस प्रकार से यदि यहाँ पर कोई चमकीला सरफेस है, तो यदि हम लोग प्रकाश की किरण को इस प्रकार से, यहाँ पर प्रकाश की किरण सीधी चलती है। एक बात और याद रखना, प्रकाश की किरण, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। यह भी एक क्वेश्चन है, इसे अपने दिमाग में रखना। तो जब ये प्रकाश की किरण इस चमकीले सतह से टकराएगा तो इसी माध्यम में वापस क्या होगा? लौट जाएगा। तो यहां पर टकराना और वापस लौटना, यही है क्या है? परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखो, जब ये परावर्तित होगा
तो यदि यहां से 90 डिग्री हम लोग खींच दें, इसे अभिलंब बोलते हैं, तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। आगे मैं इसे समझाने वाला भी हूं। इसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे आई के द्वारा दिखाते हैं और इसे आर के द्वारा दिखाते हैं। तो एंगल आई बराबर हम लोग बोलते हैं एंगल आर होता है। ठीक है, ये अपवर्तन कोण है और ये परावर्तन कोण है। तो ये क्या है, ये है प्रकाश का परावर्तन। तो इसको हम लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। यदि हम लोग इसे इस तरीके से रखें शीशा को, तो देखो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन तुम्हें शायद दिख रहा है या नहीं, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर मैं तुम्हें प्रकाश के परावर्तन को दिखा दे रहा हूं। ये देखना, यहां पर मेरे पास क्या है, ये देखो, यहां पर आप देख सकते होगे प्रकाश के परावर्तन को। तो प्रकाश का परावर्तन जैसे तुम देख सकते हो, इतना सारा लाइट है। यदि मैं लाइट को बुझा दूं तो और अच्छे से तुम यहां पर इसे देख पाओगे। ये देखना, प्रकाश के परावर्तन को यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं। तो ये जिस एंगल पर प्रकाश का परावर्तित हम करते हैं, मैं पूरा लाइट ही बुझा दे रहा हूं, तब तुम्हें ये प्रकाश का परावर्तन जो है साफ साफ देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा सब्र रखो। ये देखना, यहां पर यदि मैं प्रकाश किरण को इस तरीके से दिखाऊं, तो यहां पर मैंने कोशिश किया, तुम्हें जरूर प्रकाश का परावर्तन देखने को मिला होगा। अब देखो, परावर्तन के नियम यहां पर बोल रहा है, तो अभी मैंने तुम्हें परावर्तन दिखाया, तो उसी के लिए एक क्रियाकलाप कर रहा है। तो मेरे पास जो टॉर्च है यहां पर, इससे एक ही किरण यहां पर निकल रही है, जैसा कि मैं बार बार दिखा रहा हूं तुम्हें। तो ये प्रयोग इस टॉर्च से हम लोग कर सकते हैं। यहां पर यदि तुम्हारे पास जो मोटा वाला टॉर्च है उससे करना है, तो उसके लिए इस प्रकार से दिखा रहा है। यहां देख सकते हो, ये भी प्रकाश के परावर्तन को ही दिखा रहा है। ये क्या है, हमारे पास एक दर्पण है, जिसे हम लोग मिरर के नाम से जानते हैं, समतल दर्पण है। और इससे जब प्रकाश की किरण यहां देख सकते हो आ रही है, तो फिर ऐसे टकरा रहा है, इधर टकरा करके आ रहा है। तो इस तरीके से प्रकाश का इससे टकराना और वापस आना, यही क्या है, प्रकाश का परावर्तन है, जो कि मैंने अभी तुम्हें प्रयोग से दिखाया। चलो, तो अब इसको हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ने लायक ऐसा कुछ है नहीं। जैसे मैंने बताया वैसा ही ये सब चीज लिखा हुआ है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ, दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। यानी जो प्रकाश का किरण है वह दूसरे दिशा में परावर्तित हो जाता है। ये क्वेश्चन तुमसे यदि पूछे तो तुम बोल सकते हो कि जब भी दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है तो वह दूसरे दिशा में जाता है। ये देखो, ये किस दिशा में जाता है, दूसरे दिशा में जाता है। ठीक है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये सब अब डेफिनेशन यानी कि परिभाषा आ गया। जैसे अब क्वेश्चन पूछा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आंसर है क्या कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को, पृष्ठ पर जो प्रकाश किरण पड़ रही है, ये पृष्ठ है और ये प्रकाश किरण पड़ रहा है, तो पड़ने वाले प्रकाश को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाले प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। नया क्वेश्चन ये है कि भाई परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो वैसा किरण जो पृष्ठ पे पड़ने के बाद वापस आता है, क्या आता है, वापस आता है, उस प्रकार के किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो देख सकते हो यहां पर इस प्रकार से निशान बनाया गया। इसका मतलब क्या है, ये पृष्ठ पर पड़ रहा है, तो पृष्ठ पर पड़ने वाले किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। इसका मतलब ये वाला जो किरण है वह क्या है, आपतित किरण। दूसरे किरण को देखोगे तो हम लोगों ने ऐसा तीर निशान बनाया है, मतलब उससे दूर जा रहा है, तो वापस जाने वाले किरण को क्या कहेंगे, तो परावर्तित किरण। इसका मतलब ये क्या हुआ, परावर्तित किरण हो गया। समझ गए, इतना आसान आसान तो चीज है। तो आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। ठीक है, यहां पर यही सब दिखाया गया है। अब देखो क्या बोल रहा है, प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शीकरण है। वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है।
सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज के लिए किरण शब्द का उपयोग करते हैं। अब प्रकाश की बात कर रहा है, प्रकाश के बारे में कुछ बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि प्रकाश किरण का अस्तित्व एक अदर्शीकरण है, मतलब उसको हम लोग देख तो नहीं पाते प्रकाश किरण को, वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है। यानी जो अभी भी मैं यहां पर फोकस कर रहा था वो प्रकाश का किरण पुंज है, ठीक है, जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा कि किरण किसे कहते हैं, तो जो एक ओर से निकलता है और दूसरी ओर जा रहा होता है उसे हम लोग किरण कहते हैं। ये पढ़ा होगा तुमने गणित में। लेकिन किरणों का, जब ये किरण आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि जब अनेक किरणें आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है। तो इसका सीधा सा उत्तर है किरण पुंज बनता है। सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज के लिए किरण शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर जो भी यूज करते हैं किरण पुंज यूज करते हैं। लेकिन भाषा की सरलता के लिए हम बोलते हैं कि किरण वर्ड यूज करें, जैसे किरण आरेख बोलेंगे किरणों को गुजारा गया, इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं। अपने मित्रों की सहायता से कागज पर समतल दर्पण की स्थिति तथा आपतित एवं परावर्तित किरण को दर्शाने वाली रेखाएं खींचिए। दर्पण तथा कंघे को हटाइए। दर्पण को निरूपित करने वाले रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। यह रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाता है। तो ये तो मैंने तुम्हें बता भी दिया कि इस प्रकार से हमारा क्या है, ये एक दर्पण है, ये बताया था। इस दर्पण पे हम लोगों ने यहां से एक आपतित किरण गुजारा, ऐसे मैंने अभी तुरंत दिखाया था कि ये क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, परावर्तित किरण है। तो ये जो दर्पण का सतह है उसी से सटा हुआ इस प्रकार से 90 डिग्री का बनाते हुए हम एक रेखा खींचते हैं। ये देखो, दर्पण से सटा हुआ 90 डिग्री का यहां पर क्या बनाते हैं, एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं, तो अभिलंब कहते हैं। ये भी क्वेश्चन यहां पर पूछता है। देखो यहां से क्वेश्चन क्या है, अभिलंब किसे कहते हैं। तो यह रेखा परावर्तक पृष्ठ के जो आपतन बिंदु है, ठीक है, उस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो यह जो रेखा है, इस रेखा का नाम अभिलंब है, याद रखना, इस रेखा को अभिलंब कहते हैं, जो परावर्तक पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वह रेखा जो परावर्तक पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, किस बिंदु पर, जहां पर प्रकाश की किरणें पर आपतित हो रही हैं, जहां पर प्रकाश की किरण पड़ रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब। अब तुमने 3 शब्द यहां समझ लिया, ये है अभिलंब, इसे कहते हैं आपतित किरण, इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। किरण वर्ड अब समझ में आ रहा है कि किरण वर्ड किरण पुंज के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन पुंज यहां पर हम लोग को नहीं लिखना है, सिर्फ किरण लिखना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहीं से मैं बता रहा था कि अब हमारे पास 2 कोण बनेगा, ये एक कोण बनेगा और ये एक कोण बनेगा। इसको एंगल आई कहते हैं और इसको एंगल हम लोग आर कहते हैं, माने कोण आई और कोण आर कहते हैं। और इसका खास नाम है, इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं और इसे हम लोग अपवर्तन कोण कहेंगे। क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। तो यहां से भी 2 परिभाषा फिर से तुमसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा, आपतन कोण किसे कहेंगे। तो सीधा सा बात है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। बोलेगा परावर्तन कोण किसे कहेंगे, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तित कोण कहेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन यहां से बन रहा है। चलो देख लेते हैं यहां से पढ़ के क्या बोल रहा है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। यह भी क्वेश्चन बोलता है कि आपतन कोण को कैसे दिखाते, तो एंगल आई से दिखाते हैं।
परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे, और इसको एंगलार कहेंगे। तो इस प्रकार से ये सारी परिभाषाएं हो गई। कौन कौन सा परिभाषा हुआ समझते जाओ। पहला तो आपतित किरण किसे कहेंगे? अपवर्तन कोण किसे कहेंगे? परावर्तित किरण किसे कहेंगे? परावर्तन कोण किसे कहेंगे? अभिलंब किसे कहेंगे? ये सारा क्वेश्चन यहां से यहां तक बना तुम्हारा। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को मापिए। अब नया क्वेश्चन आ रहा है। अब एंगल आई और एंगल आर को हम लोग को नापना है। तब देखोगे कि एंगल आई और एंगल आर क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इस क्रियाकलाप को आप आपतन कोण परिवर्तित करके कई बार दोहरा सकते हैं। ठीक है, तब तुम देखोगे, यहां देखना ये सब लिखा हुआ है। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण यहां उल्टा कर दिए, इधर से ध्यान से देखो। अब यहां देखना, यही मैं बता रहा था, जो प्रकाश किरण इस ओर आएगा उसको ऐसे तीर निशान से देखेंगे, यानी ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये आपतन कोण है, ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तन कोण है। ठीक है, इसे पहचानना पड़ेगा, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। और ये अभिलंब है। तो हम लोग देखेंगे कि यहां एंगल आई और आर हमेशा बराबर होता है। यदि यहां 30 डिग्री पर हम लोग इसको बनाएंगे तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, हमेशा, कभी भी इधर उधर नहीं होगा। यदि ये 60 डिग्री लेंगे तो ये भी क्या होगा? 60 डिग्री ही होगा। इसका मतलब जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ये बात भी हमें याद रखना है। तो यही यहां पर बोल रहा है। ये देखो, ऐसे क्रियाकलाप हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हर बार हमें एक ही रिजल्ट आएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बीच कोई संबंध देखते हैं? बिल्कुल, हमेशा वो दोनों बराबर होते हैं। क्या ये दोनों लगभग बराबर हैं? क्वेश्चन आएगा, आंसर है यस। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे कि आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो आंसर है परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि यह क्रियाकलाप सावधानी पूर्वक किया जाए तो यह देखा जाता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन के नियमों में से एक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि परावर्तन का नियम क्या है। तो परावर्तन का नियम में सबसे पहला नियम यही बोल रहा है कि जो आपतन कोण है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। एकदम याद रखना, भी एक क्वेश्चन है। आइए परावर्तन से संबंधी एक और क्रियाकलाप करते हैं। तो यहां से तुमने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो जान लो। परावर्तन के नियम लिखे, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो परावर्तन के कितने नियम है? सबसे पहले तो आंसर है 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के 2 नियम कौन कौन से हैं? तो पहला तो ये हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये पहला। दूसरा क्या होता है कि ये जो आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, ये सब जितने भी होते हैं वह एक ही तल में होते हैं। यहां देखना, जैसे ये आपतन कोण इधर से निकला और इधर से परावर्तन कोण निकला, तो ये सब एक ही तल में होते हैं। अब एक तल कहने का क्या मतलब हो गया कि जैसे इधर आपतन कोण निकला तो परावर्तन कोण इधर ही जाएगा, इसी को बोलते हैं एक प्लेन। ऐसा नहीं कि आपतन कोण इधर से निकला तो परावर्तन कोण उधर तुम्हारी तरफ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी, अब देखना, अब यदि आपतन कोण इधर से आ रहा है तो परावर्तन कोण इधर जाएगा, एक प्लेन में जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब है कि आपतन कोण जिस दिशा में आ रहा है उसी प्लेन में होते हुए दूसरे दिशा में परावर्तन कोण जाएगा। और मैं समझा दे रहा हूं इस बात को। जैसे देखना, आपतन कोण इधर आया तो यहां देखना, मान लो ये सतह है, आपतन कोण इधर, अरे मैं कैसे दिखाऊं तुमको, इसी पे दिखाता हूं। मान लो आपतन कोण इधर से आया तो परावर्तन कोण इधर जाएगा, एकदम ऐसे जाएगा। क्या ऐसे जाएगा परावर्तन कोण? आंसर है नहीं। क्या ऐसे जाएगा परावर्तन कोण? आंसर है नहीं। अब देखना, दूसरा दिखा रहा हूं। अब आपतन कोण ऐसा है तो परावर्तन कोण कैसा होगा? जल्दी से देख के बताओ। तो ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, इधर। ठीक है, तुम्हारी तरफ नहीं जाएगा। तुम्हारी तरफ कब जाएगा? अब देखना, अब तुम्हारी तरफ जाएगा। आपतन कोण इधर हुआ तो परावर्तन कोण ऐसे जाएगा। और दिखा देता हूं, और ऊपर से दिखा देता हूं, यहां देखना।
और ऊपर से हम लोग देख लेते हैं, यहां देखना। अब आपतन कोण मान लो ऐसे आ रहा है तो परावर्तन कोण ऐसे जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। यानी ऊपर से आपतन कोण आ रहा है तो परावर्तन कोण ऐसे ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि ये हमेशा एक प्लेन में होते हैं, इसी को हमें क्या करना है, याद रखना है। तो ये है परावर्तन का दो नियम। पहला क्या है, आपतन कोण किसके बराबर होता है, अपवर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और जिस बिंदु पर ये एक दूसरे से मिलते हैं उसका अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये यहां पर अभी लिखा हुआ नहीं है, आगे देखता हूं लिखा हुआ है या नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोलता है, यहां देखना। यदि मैं दर्पण पर प्रकाश अभिलंब के अनुदिश डालूं तो क्या होता है। देखो एक और यहां पर तुम्हें क्रियाकलाप दिखाया गया है। जब मेज पर कागज की पूरी शीट फैलाते हैं तो यह एक तल को निरूपित करता है। वही बात जो मैं बता रहा था, यहां तल की बात कर रहा है कि एक तल क्या होगा। तो देखना यहां पर एक तल क्या होगा। यदि मैं इस कागज को यहां पर फैलाऊं तो ये पूरा एक तल काम कर रहा है। तो इस तल पर जैसे ये प्रकाश की किरण इधर आएगा तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। या प्रकाश, अब तल ऐसे है तो यहां देखना ऐसे आएगा तो प्रकाश किरण ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये एक तल की तरह काम कर रहा है। अब देखो यदि इसको हम एक तल माने तो प्रकाश किरण ऐसे आ रहा है तो प्रकाश किरण इसी तल में वापस जाएगा। समझ में आ रहा है ना। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि समझा सकूं, तल का मतलब समझा सकूं। यानी ये एक तल हो गया, एक तल तो ऐसे आया तो ऐसे ही जाएगा। ये एक तल हो गया तो ऐसे आएगा तो ऐसे ही जाएगा। समझ में आ रहा है। तो वही यहां कोशिश मैंने किया तुम्हें समझा सकूं। चलो देखो, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तन किरण ये सभी इसी तल में होते हैं। यही है अपवर्तन का दूसरा, परावर्तन का दूसरा नियम, ठीक है। जब आप कागज को मोड़ देते हैं तो आप एक नया तल बना देते हैं जो उस तल से भिन्न होता है जिसमें आपतित किरण तथा अभिलंब स्थित हैं। अब आप परिवर्तित किरण नहीं देख पाते, यह क्या निर्दिष्ट करता है। तो ये सब बातें लिखी गई हैं, इस पर ध्यान मत दो। जो मैंने बताया वहां बस छोटा सा बात ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि जो आपतित किरण है आपतन बिंदु पर, ये देखो यही आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये है अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये है परावर्तित किरण, सभी एक तल में होते हैं। यानी आपतित किरण ये जिस बिंदु पर है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ये भी याद रखना। ये जिस बिंदु पर आपतित होता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब तथा अपवर्तित किरण देखो सभी एक तल में है। ये जो बोर्ड हो गया ये एक तल हो गया, ये एक तल हो गया। ऐसे यदि मैं दिखाऊं तो ये पूरा एक तल हो गया, ऐसे गया ऐसे आया तो ये एक तल हो गया। समझ में आ रहा है। यानी ये एक तल बन रहा है। इस प्रकार से ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। तो यही मतलब सबसे भी है क्वेश्चन इस चैप्टर का यही होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम को लिखें। तो ये है प्रकाश के परावर्तन का नियम, जिसे मैंने बताया। ये दो नियम तुमको अच्छे से समझना है। अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो भाई क्लास में जब टीचर बताएंगे सामने सामने बैठ के तब शायद ज्यादा समझ में आए। पहेली तथा बूझों ने उपरोक्त क्रियाकलाप टॉर्च के स्थान पर सूर्य के प्रकाश स्रोत के रूप में उपयोग करके किया। तो ये जो एक क्रियाकलाप कराया गया था, यहां देखना, कक्ष के बाहर की आभी प्रकाश स्रोत के रूप में सूर्य का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को किरण वर्ण रेखा उपकरण का उपयोग करके भी किया जा सकता है। यह उपकरण तो अलग बता रहा है। बूझो को याद आया कि उसने कक्षा 7 में समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब द्वारा बने किसी वस्तु पर प्रतिबिंब के कुछ लक्षणों का अध्ययन किया था। पहेली ने उन लक्षणों का स्मरण करने के लिए पूछा। यहां से हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है कि अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उससे रिलेटेड यहां पर प्रश्न भी पूछा जाएगा और तुम्हें समझना भी है कि भाई कभी एक समतल दर्पण के सामने हम यदि खड़े हो जाते हैं तो हमारा किस प्रकार का प्रतिबिंब वहां पर बनता है। ठीक है,
यहाँ देख सकते हो एक समतल दर्पण को मैं दिखा रहा हूं, ये देखो यही है समतल दर्पण। और ये देखो ये दर्पण में यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिबिंब बना रहे थे, तो देखो ये है हमारा बिंब। अब बच्चा लोग तुम्हारे दिमाग में है कि बिंब किसे कहते हैं, तो ये देखो ये जो इसी को कहते हैं बिंब, और ये है ऑब्जेक्ट। और तुम देख सकते हो इसका प्रतिबिंब यहाँ देखने को तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब ये है बिंब और ये है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है हमारा समतल दर्पण में। तो भाई समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो देखो ये सीधा बनता है। अब चलो इसे मैं जला देता हूँ, यहाँ पर तुम देख सकते हो यदि मैं इसे जलाता हूँ तो तुम इसके प्रतिबिंब को यहाँ देखना, ये देखो ये मैंने जला दिया तो देखो ये जो लौ है ऊपर की ओर उठ रहा है, मतलब ये सीधा है ना। बिंब क्या रहेगा, हमेशा सीधा रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, हमेशा सीधा रहेगा। और यहाँ देखो इसका प्रतिबिंब भी क्या बन रहा है, प्रतिबिंब भी हमारा सीधा बन रहा है। ये देखो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वह भी सीधा बन रहा है। तो बिंब का प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा, इसी को बोलते हैं सीधा। और दूसरा बात है कि ये जो बिंब का प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी बन रहा है, इसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। अब काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखा बच्चों ये था हमारा समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके बहुत सारे पॉइंट्स को हमें याद करना होगा। सबसे पहले तो समझो प्रतिबिंब क्या होता है। तो भाई दर्पण के सामने ये देखो ये है दर्पण, जिसके सामने किसी बिंब को रखा जाए। जैसे मैं क्या हूं, एक बिंब हूं, मतलब मैं कोई वस्तु हूं या फिर ये भी कोई वस्तु है। हर एक चीज को हम लोग वस्तु मानेंगे जो कि दर्पण के सामने रखा जा रहा है। फिर हम देखेंगे कि इसमें कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। तो जैसे मैं एक वस्तु हूं तो यहां पर दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देख रहा हूं, तो किस प्रकार का प्रतिबिंब यहां पर बनेगा वही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर देखो बोलता है कि कक्षा 7 में यहां पर कुछ बातें बताई गई थी। देखो सबसे पहला, क्या प्रतिबिंब सीधा था या उल्टा। यदि समतल दर्पण की बात करें तो जो प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है। नहीं विश्वास है तो तुम्हारे घर में यदि कोई समतल दर्पण है उसके सामने तुम जाकर के खड़ा हो जाओ, जिसे हम लोग प्लेन मिरर के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। तो प्लेन मिरर के सामने तुम खड़े होगे तो तुम देखोगे कि एकदम सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। जैसे सिर तुम्हारा जहां पर है वहीं पर है, हाथ तुम्हारा जहां पर है वही है, उसे हम लोग सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। इसी के साथ तुम देखोगे कि जितने बड़े तुम हो उतना ही बड़ा तुम्हारा प्रतिबिंब है। तो दो चीज तो तुम जरूर देख सकते हो। तो यहां पर इसका मतलब हो गया कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा। दूसरा कि ये जो प्रतिबिंब है वस्तु के साइज का होता है, यानी कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। जैसे मान लो ये वस्तु 10 सेंटीमीटर का है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह भी 10 सेंटीमीटर का होगा। तो ये दो चीज एकदम फिक्स मान लो। नेक्स्ट तीसरा, क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर दिखाई देता था जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है। तो आंसर है हाँ। तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि दर्पण, मान लो ये दर्पण है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है 10 सेंटीमीटर पर। यानी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है, मान लो ये दर्पण है इस तरीके से, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा, मान लो वस्तु यहां पर है तो इसका प्रतिबिंब यहां पर, इससे क्वेश्चन भी आता है देखना, यहां से मान लो यहां से यहां है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह इसके पीछे बनेगा और वह भी 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा, याद रखना। और इससे कई क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा। तो आंसर है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। सिंपल सा है। एक और क्वेश्चन है, पूछेगा कि समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है
तो जो प्रतिबिंब है यानी ये जो प्रतिबिंब है और वस्तु के बीच कितना दूरी होगा, क्या तुम बता सकते हो? तो आंसर सीधा सा है, आंसर है 10 + 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर। बोलोगे 20 सेंटीमीटर, बोल रहा है इसके और इसके बीच कितनी दूरी है, तो आंसर है 20 सेंटीमीटर। कैसे भला? क्योंकि 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर इधर, तो यानी वस्तु और प्रतिबिंब के बीच का दूरी क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? इस तरीके से न्यूमेरिकल्स भी तुमसे पूछ सकता है। तो तीसरा पॉइंट हम लोगों ने यही समझा कि जितना दूरी पर वस्तु रहता है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा। अब लास्ट चीज ये हमें सीखना है कि ये जो प्रतिबिंब है इसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक, या फिर कहते हैं आभासी। क्या बोलते हैं? आभासी। इस प्रकार का ये प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, और इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। ये लास्ट पॉइंट तुम्हें याद रखना है। इस तरीके से ये है समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब का क्या क्या गुण हो गया, जरा फिर से एक बार देख लेते हैं। यहां इसमें देख लेते हैं, यहां देखना। पहला गुण क्या हुआ बताओ जरा सा। पहला गुण ये देखो, लिख देता हूं मैं। पहला गुण क्या हुआ? पहला गुण हुआ कि सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। और याद रख लो, जब भी सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वो काल्पनिक होता है, यानी सीधा और काल्पनिक या आभासी, सीधा और काल्पनिक बन गया। पहला पॉइंट याद हो गया। सीधा समझ रहे हो? जैसे इसका सिर यहां पर है तो ये भी ऐसा सिर बनेगा, ये सीधा प्रतिबिंब कहलाएगा। दूसरा दर्पण से जो बिंब का साइज है और प्रतिबिंब, बिंब मतलब जो सामने खड़ा है, दर्पण के सामने जो उसे बिंब कहते हैं या वस्तु कहते हैं, तो जो बिंब का दूरी है, बिंब का दूरी बराबर प्रतिबिंब का दूरी, ये दोनों बराबर होगा। 2 पॉइंट समझ लिया। तीसरा, दर्पण के कहां बनता है? पीछे बनता है। चौथा, वस्तु के साइज का बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु के साइज का बनेगा, साइज का ही बनेगा। ये इतना बात याद रखना है। और पांचवा, पर्दे पर नहीं उतार सकते, पर्दे पर नो, नहीं उतार सकते। इतना ये बात याद रखना है किसी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के लिए। यानी कि समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो कौन कौन से उसमें गुण होंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। तो ये सारे गुण होंगे। अब अलग अलग ऑब्जेक्टिव पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को क्या पर्दे पर उतार सकते हैं? एक क्वेश्चन बना सेपरेट, तो नहीं उतार सकते। दूसरा क्वेश्चन, क्या समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब है कैसा होता है? तो सीधा और काल्पनिक होता है, जिसे पर्दे पर नहीं उतार सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बिंब की दूरी है और प्रतिबिंब की दूरी है क्या बराबर होगी? तो आंसर है यस। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब सारे पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके लिए। अब देखो, यहां पर एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब को दिखाया गया है और यहां पर देख सकते हो उसे चित्र में दिखाया गया है। तो चित्र में यदि हम लोग देखें तो साफ साफ अब सब चीज पता चलेगा। देखो, ये है कोई बिंब और इससे यहां बिंब की दूरी है और ये बन रहा है प्रतिबिंब। तो जो बिंब की दूरी है वही क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। पहला समझ गए। दूसरा देखो, दूसरा ये यहां से जो किरणें आ रही हैं इसको हम लोग काल्पनिक रूप से मिला रहे हैं, इसलिए ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वह काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। दर्पण इधर है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, बराबर दूरी पर बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो ये सारा एक दर्पण के द्वारा, कैसा दर्पण? समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब के सारे गुणों को यहां दिखाया गया है। तो यहां पर ये चित्र भी तुमको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है। देखो, स्थित
किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु आई से आती प्रतीत होगी, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में कहीं पर नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहां से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि भाई काल्पनिक प्रतिबिंब या फिर आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वैसा प्रतिबिंब जिसमें किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार से मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये क्वेश्चन एक बन सकता है। दूसरा, क्या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो आंसर है नहीं। कभी भी किसी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करना है तो उसके लिए आभासी प्रतिबिंब नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? तो रियल इमेज चाहिए, वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए। उसके बारे में यहां नहीं बताया जा रहा है। चलो, तो ये कक्षा 10 में भी पढ़ोगे आगे चल के, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आप स्मरण कर सकते हैं कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ये तो मैं भूल ही गया था, ये भी एक ऐड करना है। ये जो 5 मैंने बताया उसमें एक और ये ऐड करना है कि जो समतल दर्पण में जो हम लोग यहाँ पर जो प्रतिबिंब देख रहे थे उसमें वह पार्श्व परावर्तित होता है। कैसे? तुम यदि R ऐसे लिखोगे और दर्पण यहां पर लगा दोगे तो तुम्हें R ऐसा दिखेगा। इसको बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। जैसे तुमने यहां पर P लिखा तो दर्पण में ये P ऐसा दिखेगा, इसे बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। तो यही बोलता है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में कोई भी, यहां पर देखो हम लोग इस तरीके का शब्द और कुछ भी सामने रखेंगे दर्पण के, तो वो पार्श्व परावर्तित होता है। मतलब उसका दायां साइड बायां और बायां साइड दायां दिखेगा। ठीक है, तो भाई ये बहुत सिंपल सा चीज है, इसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लो मेरे सामने आईना लगा हुआ है, आईना के सामने कुछ लिखा हुआ हम लोग ऐसे लगाएंगे। देखो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, मेरे सामने आईना है, तो ये एकदम उल्टा बनेगा। ठीक है, जो एकदम उल्टा यहाँ पर देखने को मिलेगा। वाह क्या बात है, एकदम उल्टा दिख रहा है। मेरे सामने भी आईना है, मैंने देखा एकदम उल्टा दिख रहा है। उल्टा मतलब ऐसे नहीं, ऐसे उल्टा 2 प्रकार का है। देखो ये है मुंडी, मतलब सिर है, और पैर। उल्टा जो मिरर के में कहते हैं हम लोग, इसमें ऐसे होया, ऐसे दिखेगा, इसको हम लोग उल्टा कहते हैं। तो ऐसा उल्टा नहीं दिखेगा, ये पार्श्व परावर्तित दिखेगा। ठीक है, मिरर के केस में जब भी उल्टा प्रतिबिंब कहने का मतलब ऐसा, मतलब तुम ऐसे देखोगे, जैसे चम्मच से देखना, चम्मच को जब ऐसे करके देखोगे, चम्मच को ऐसे करके, तो तुमको उल्टा दिखेगा। अवतल वाले भाग में ऐसा, जैसे ये वाला भाग है ना, इसको अपने तरफ देखना है तो तुम देखोगे उल्टा दिख रहे हो। ठीक है, उसको उल्टा ऐसे कहते हैं, लेकिन इसको कहते हैं पार्श्व परावर्तन। इसको उल्टा नहीं कहेंगे, इसको पार्श्व परावर्तन कहेंगे। ठीक है, शब्दों को ध्यान से सीखो, गलत मत सीख लेना। इसको उल्टा नहीं कहेंगे, आपस मतलब हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में उल्टा सीधा कहते रहते हैं। यहां पर मिरर की भाषा में इसको पार्श्व परावर्तन कहेंगे, और उल्टा का ऐसा मतलब होगा उल्टा। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? जैसे उल्टा मतलब ऐसे और पार्श्व परावर्तन मतलब ऐसे। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वह पार्श्व परावर्तित भी हो रहा है। पार्श्व परावर्तित का मतलब क्या हो गया? ये देखो, यहां देखना, ये कैसा लिखा हुआ है? R सीधा लिखा हुआ है, लेकिन यदि मैं R यहां पर लिख रहा हूं, मतलब दिखा रहा हूं, तो इस R का प्रतिबिंब देखो कैसे बन रहा है। यही है पार्श्व परावर्तन, इसी को क्या बोलते हैं? पार्श्व परावर्तन। ठीक है, मतलब R यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ये जो प्रतिबिंब इसका समतल दर्पण में बन रहा है वो इस प्रकार से बनता है, पार्श्व परावर्तित बनता है। इसी तरीके से यदि मैंने P लिखा तो देखो इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा। कल्पना कीजिए कि चित्र 13.6 में दर्शाए अनुसार किसी अनियमित पृष्ठ पर समानांतर किरणें आपतित होती हैं। याद रखिए पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर परावर्तन के नियम मान्य हैं। ठीक है,
विभिन्न बिंदुओं पर परावर्तित किरणों की रचना करने के लिए इस नियम का उपयोग कीजिए। क्या ये परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर हैं? आप पाएंगे कि ये किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती हैं। तो यहां पर अब बता रहा है चित्र 13.6 को दिखाया गया है। तो यदि हम लोग चित्र 13.6 को यहां पर पढ़ें, ये देखना, यहां देखना, तो चित्र 13.6 में हम लोग देखेंगे कि ये जो सतह है, परावर्तक पृष्ठ इसे कहेंगे, वह अनियमित है। देखो ध्यान से, ये क्या है? अनियमित। और यहां पर इसमें हम लोग को परावर्तन के नियम को लागू करके, मतलब इससे परावर्तित करके क्या करना है? यहां पर किरणों को खींचना है। ये तो बहुत आसान है। जैसे देख सकते हो यहां पर ये इस प्रकार से हम लोग खींच सकते हैं, ये ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे खींच सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट तो मेरा नहीं बन रहा है, लेकिन ये ऐसे खींच सकते हैं। अब यहां पर देखोगे मेरा उतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन यहां पर खींच करके दिखाया है। तो यहां पर यदि तुम देखोगे तो यहां पर परावर्तन के नियम के अनुसार हर एक बिंदु पर खींचा गया है। तो क्या ये सभी किरणें समानांतर हैं? जो परावर्तित किरणें हैं समानांतर है? तो आंसर है नहीं। मेरा कुछ ज्यादा ही उल्टा पलटा हो गया, यहां से कर दिया। ये देखो, ये वाला, ये इधर नहीं, ये ऐसे सीधे सरफेस गया है, तो ये इसको यहां परावर्तित कर दिया है, ठीक है। इस प्रकार से इसने परावर्तन किया है सरफेस को देख करके। तो ये देखो, इस प्रकार से परावर्तित किरणें यहां पर दिख रही हैं। तो क्या ये सभी परावर्तित किरणें समानांतर है? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है, तो कोई उधर जा रहा है। तुम खुद से भी खींच सकते हो। इसका ऐसे कर रहा है यहां पर अभिलंब, मैं थोड़ा सही में अच्छा से नहीं खींच पाया था। ये देखो, यदि ये अभिलंब करे तो ये ऐसे खींच रहा है, ठीक है। किस नियम का पालन कर रहा है? परावर्तन के नियम का पालन करते हुए ये यहां पर खींच रहा है। तो कुल मिला के समझने का ये बात है कि ये अनियमित पृष्ठ से परावर्तन हो रहा है। और जब भी अनियमित पृष्ठ से परावर्तन होगा तो जो परावर्तित किरणें हैं वे एक दूसरे के समानांतर बिल्कुल भी नहीं होती हैं, जैसे यहां देख सकते हो। तो यही बात यहां भी बोल रहा है, जब सभी समानांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होती हैं। अब एक चीज तुमने ध्यान दिया कि ये जो सारी किरणें आ रही हैं वो समानांतर हैं। समानांतर मतलब दो किरणों के बीच बराबर स्थान है, देखो उसी को समानांतर कहते हैं। तो ये जितनी भी किरणें आ रही हैं वो तो समानांतर ही हैं, लेकिन जब परावर्तन हो रहा है तो वो समानांतर नहीं हो रहा है। तो वही बोल रहा है, जब सभी समानांतर किरणें किसी खुरदुरी या अनियमित पृष्ठ से टकराती हैं और टकराने के बाद परावर्तित होती हैं तो वो समानांतर नहीं होती हैं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि यदि अनियमित पृष्ठ से समानांतर किरणें टकराएंगी तो क्या परावर्तित किरणें भी समानांतर होंगी? जल्दी से बता दो। तो आंसर है नहीं, बिल्कुल समानांतर नहीं होंगे। ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब किसी अनियमित या खुरदुरे सतह से समानांतर किरणें आती हैं, टकराती हैं, तो परावर्तन के पश्चात वो समानांतर नहीं होती हैं। इसे हम लोग विसरित परावर्तन कहते हैं। ये तुम्हारा लिखने वाला हो गया। याद रखिए कि विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का पालन होता है। ये भी क्वेश्चन है, क्या विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियम का पालन होता है? यस, बिल्कुल पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। अब नेक्स्ट, इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो अब दूसरा परावर्तन कैसा होता है? नियमित परावर्तन होता है, जिसमें सतह चमकीला होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन है,
जब सतह खुरदुरा होता है तो कैसा परावर्तन होता है, जल्दी बताओ। तो अनियमित परावर्तन होता है। जब सतह चिकना होता है तो कैसा परावर्तन होता है, तो नियमित परावर्तन होता है। तो यहां भी देख सकते हो, इसे दिखाया गया है, ये देखना, यहां पर नियमित परावर्तन को हमें दिखाया गया है। किस प्रकार से ये सतह है, इस सतह पर ये समानांतर किरणें आ रही हैं, तो परावर्तन के पश्चात ये कैसे, देखो, इस प्रकार से गुजर रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नियमित परावर्तन। मतलब आपतित किरण भी समानांतर है, परावर्तित किरण भी समानांतर है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। तो ये वाला चीज हो गया। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां से हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है, क्या हम सभी वस्तु को परावर्तित प्रकाश के कारण देख पाते हैं। ये जो हम लोगों ने शुरू में देखा था, क्या बोल रहा है, आपकी चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन, पूछेगा कि क्या तुम्हारे चारों ओर जितनी भी वस्तुओं को देख रहे हैं वह कैसे दिखाई पड़ रही हैं। तो हम बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्रकाश बल्ब से निकला, वस्तुओं पे पड़ा और उसके बाद मेरे आंखों तक पहुंचा तो मैं उसे देख पाता हूं। तो ये रहा आंसर, परावर्तित किरण, प्रकाश के किरण के कारण हम उन्हें देख पाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा को हम कैसे देख पाते हैं, ये भी क्वेश्चन एक बनेगा कि भाई चंद्रमा को हम कैसे देख पाते हैं। क्या चंद्रमा का अपना प्रकाश है, जल्दी बता दो। तो आंसर है नहीं, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। तो उसे हम कैसे देख पाते हैं, यहां देखो, चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है, इसी कारण हम उसे देख पाते हैं। इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं को प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसी पिंडों के नाम बता सकते हैं। देखो अब यहां से नया क्वेश्चन है, बोलता है जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जो दूसरे के प्रकाश में चमकता है, जैसे जो सूर्य है उसके प्रकाश में चंद्रमा चमक रहा है, तो चंद्रमा क्या है, प्रदीप्त पिंड हो गया। ठीक है, आगे देखो, कुछ अन्य पिंड है जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित कहते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत लैंप, इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है। इस प्रकार के पिंडों को देखते हैं। जो पिंड स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम लोग दीप्त पिंड कहते हैं। तो दो प्रकार के पिंड हमें अब यहां से पढ़ने हैं। क्वेश्चन पूछेगा दीप्त पिंड किसे कहते हैं। तो वे सारे पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे बल्ब, सूर्य, मोमबत्ती, दिया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग दीप्त पिंड कहेंगे। अब मोमबत्ती कैसा मोमबत्ती, यार मोमबत्ती जलता हुआ मोमबत्ती का ज्वाला, उसकी बात कर रहा है, मोमबत्ती की बात नहीं कर रहा। अब ऐसे मत कंफ्यूज करो या कंफ्यूज हो। ठीक है, मतलब जिससे प्रकाश निकलेगा उसे क्या कहेंगे, दीप्त पिंड कहेंगे। और बाकी चीज क्या है जिस पर प्रकाश पड़ रहा है, जैसे ये दीवार है, ये पेन है, मैं स्वयं हूं, ये कुर्सी है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये एसी है, इस पर प्रकाश पड़ रहा है तो हमें ये सारी चीजें दिख रही हैं। इन्हें हम प्रदीप्त पिंड कहते हैं। प्रदीप्त प्रदीप्त प्रदीप्त, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि एक ही जैसे वर्ड्स हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन आएगा, दीप्त और प्रदीप्त पिंड में अंतर करें। तो जैसे मैंने बताया, परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। अब जो प्रकाश परावर्तित हो रहा है, क्या उसको फिर से परावर्तित कर सकते हैं। यहां देखो, तो यहां तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल। देखो यहां पर, यहां से देखना, यहां पर प्रकाश, जैसे कि एक बच्चा है, बच्चा क्या कर रहा है, आईने के सामने खड़ा है। अब उसके पीछे एक और आईना लगा दें तो देखोगे कि यहाँ पर कई इमेज देखने को मिलेंगे, जो कि प्रूफ करता है कि परावर्तन के बाद भी क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। जैसे ऐसे एकदम सिंपल सा समझो, यहाँ एक आईना लगा हुआ है, यहाँ भी आईना है, यहाँ भी आईना है, यहाँ भी आईना है। अब मैं प्रकाश वहां मारा तो प्रकाश वहां से जाएगा
वहां से परावर्तित होकर इस पर, इससे परावर्तित होकर इस पर, इससे परावर्तित होकर इस पर, इस पर परावर्तित होकर इस पर, मतलब कई बार वो परावर्तन होगा, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार परावर्तन होता है। अब देखते हैं, स्मरण कीजिए कि जब पिछली बार आप किसी केस प्रसाधक के यहाँ गए थे, आपने उसके एक दर्पण के सामने उसको आपको बैठाया होगा, बाल कट चुकने के बाद उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था। इस दूसरे दर्पण की सहायता से सामने वाले दर्पण में यह देख सकते हैं कि आपके बाल कैसे कटे हैं। ये तो तुमने देखा होगा कि जब बाल वाल कट जाएगा तो पीछे भी एक दर्पण लगा होता है या ऐसे दिखाया जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि पीछे का बाल कटा है या नहीं कटा है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके सिर के पीछे के बाल अब कटे हैं कि नहीं कटे हैं? बिल्कुल हम बता सकते हैं। यदि हम लोगों ने देखा होगा तो पीछे के बाल हम लोग देख करके बता सकते हैं कि कटा है कि नहीं कटा है। वही बोल रहा है। पहेली को याद आया कि कक्षा 6 में विस्तारित क्रियाकलाप के रूप में उसने एक परिदर्शी बनाया था। परिदर्शी में 2 समतल दर्पण का उपयोग किया गया था। क्या आप बता सकते हैं कि 2 दर्पणों से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तुओं को देखने योग्य कैसे बना पाते हैं? उन्हें आप सीधे नहीं देख पाते। परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बी, टैंकों एवं बंकरों में, ये 6ठा क्लास में परिदर्शी हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा था कि इस प्रकार से यहां पर मान लो फिर क्या है, दर्पण है, यहां भी दर्पण है, हम लोग को यहां से देखना है तो सामने से कोई बिंब है, उसका प्रतिबिंब यहां बना, उसके बाद यहां बना और फिर यहां से हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिबिंब को देखते हैं। कक्षा 6 में मैंने ये बताया भी था। अब आ गया बहु प्रतिबिंब। आप जानते हैं कि किसी समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा कि यदि समतल दर्पण है, मैं वहां सामने खड़ा हूं तो मेरा कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो आंसर है सिर्फ एक बनेगा। याद रखना, सिर्फ एक, और सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बनेगा। यदि 2 समतल दर्पणों को संयोजनों में उपयोग करें तो क्या होगा? लेकिन अब 2 समतल दर्पण यूज कर रहे हैं और उसको खास तरीके से अरेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, वही यहां पर बोल रहा है। ठीक है, तो यहां देखो कैसे यहां पर अरेंज किया गया है। यहां देखो, यहां कुछ सिक्का रखा गया है और एक दर्पण को यहां, दूसरे दर्पण को इस तरीके से रखा गया है। तब देखो किस प्रकार से यहां प्रतिबिंब देखने को तुम्हें मिलेगा। ये खुद भी कर सकते हो अपने घर में, बहुत साधारण सा चीज है। 2 समतल दर्पण लीजिए, उन्हें एक दूसरे से समकोण बनाने पर रखिए, बनाकर मतलब 90 डिग्री पर रखना है। यही मैं बता रहा था तुम्हें कि खास पैटर्न में रखना है, तो इन्हें हम लोग 90 डिग्री पर इस तरीके से रखेंगे। अब बोल रहा है कि किनारों को आपस में मिलाकर रखे रखिए। इन्हें जोड़ने के लिए आप किसी टेप का उपयोग कर सकते हैं। दर्पणों के बीच सिक्का रख दीजिए और उसके प्रतिबिंब को देखिए। देखो कितना सारा यहाँ प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। अब टेप का उपयोग करके दर्पणों को विभिन्न कोण, अब थोड़ा सा हम लोग उसको कोण को कम करेंगे, बेसी करेंगे, इस तरीके से करने को बोल रहा है। तो 45, पहले 90 पर था तो फिर 45, 60, 120, 180 आदि पर जोड़िए। दर्पणों के बीच में कोई वस्तु जैसे मोमबत्ती रखिए। प्रत्येक प्रकरण में वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या नोट कीजिए। अंत में दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समानांतर खड़े कर दीजिए। अब मोमबत्ती को कितने प्रतिबिंब बनते हैं ये देखिए। अब एक दूसरे के समानांतर भी यहाँ पर देखना है। तो यहाँ देख सकते हो सब बात बता रहा है। यहां देखो, क्या अब आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि केस प्रसाधक की दुकान पर आप अपने सिर के पीछे के लगभग कैसे देख पाते हैं? एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पण द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी कैलेडोस्कोप में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। आप स्वयं भी एक कैलेडोस्कोप बना सकते हैं। तो यही सब यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है ना? तो अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्रियाकलाप को। ये क्या कह रहा है ये देख सकते हो। 2 समतल दर्पण लीजिए। हमें क्या करना है? 2 समतल दर्पण लेना है और साथ ही इसके बाद यहां पर जैसे तुम देख सकते हो बोल रहा है उनको खास अरेंजमेंट में हम लोगों को रखना है। जैसे कि मान लो एक समतल दर्पण हम लोगों ने ऐसे रखा तो दूसरे समतल दर्पण को ऐसे रख सकते हैं, एक दूसरे को सटा करके। यहां मैं दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लो यहां देखना, जैसे एक समतल दर्पण ऐसे है तो दूसरा ऐसे हम लोगों ने लिया, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण हो गया।
अब इस कोण को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे भी इस कोण को हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि दो समतल दर्पण लेना, उन्हें एक दूसरे से समकोण बनाते हुए रखिए। सबसे पहले तो उन्हें समकोण बनाते हुए रखना है, फिर अलग अलग एंगल्स हम लोग ट्राई करेंगे। उन किनारों को आपस में मिला करके रखिए। इन्हें जोड़ने के लिए आप किसी टेप का उपयोग करिए और दर्पणों के बीच एक सिक्का रखिए। आपको इस सिक्के का कितना प्रतिबिंब दिखाई देता है वही देखना है। तो देखो ये दो यहाँ पर क्या है, समतल दर्पण है। तुम देखोगे कि यहाँ एक सिक्का हम लोगों ने रखा है तो इसका 3 प्रतिबिंब हमें बनता दिख रहा है। तो भाई इसके लिए एक सूत्र भी है जो कि एनसीईआरटी में नहीं बताया। तो यहां पर जब मैंने सूत्र ढूंढा तो सूत्र इस तरीके से है, 360 बटा थीटा माइनस में 1। मतलब कि हम लोग यहां पर जो एंगल ले रहे हैं, ठीक है, उस एंगल को हम लोग यहां थीटा कह रहे हैं। तो कितना एंगल लेंगे उस हिसाब से यहां प्रतिबिंबों की संख्या होगी। जैसे अब देखो यहां पर 90 डिग्री का हम लोगों ने कोण बनाया है, तो 360 बटे हम लोग लिख देंगे 90, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। इसका मतलब है कि यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखेंगे, देखो 90 डिग्री यहां पर बन रहा है, तब इसमें 3 प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। तो क्या यहां सिक्का का 3 प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। जैसे देखो एक सिक्का रखा है, इसका कितना प्रतिबिंब मिल रहा है हमें? 3, 1, 2 और 3। तो इस प्रकार से जो सूत्र मैंने यहां पर बताया, 360 बटे थीटा माइनस में 1 हम लोग यदि लगाते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं। अब यदि आगे देखो क्या बोलता है, अब टेप का उपयोग करके दर्पणों को विभिन्न कोणों जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री पर क्या करना है, हमको उसको सजाना है। और फिर इसमें दर्पणों के बीच में कोई वस्तु को रखना है। जैसे अभी हम लोगों ने सिक्का रखा था तो मोमबत्ती रख सकते हैं। प्रत्येक प्रकरण में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या को नोट करिए। तो अब संख्या नोट करना है तो जैसे मैंने बताया उस तरीके से हम लोग संख्या यहां पर निकाल सकते हैं। ऐसे ये प्रयोग तो बोल रहा है कि सामने रख करके करना है, तो तुम इसे रख करके भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से देख सकते हो यहां पर काफी सारी बातें उसके लिए बताई गई हैं। अब क्या बोल रहा है, अब बोलता है क्या अब आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि केश प्रसाधक की दुकान पर आप अपने सिर के पीछे के भाग को कैसे देख पाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो हम लोगों ने सामने देखा उसी का प्रतिबिंब पीछे की ओर दिख रहा था। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी कैलाइडोस्कोप में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन होगा तुम्हारा कि भाई जो एक यंत्र है जिसे हम लोग कैलाइडोस्कोप कहते हैं, नेट पर जाके देख भी सकते हो। तो एक कैलाइडोस्कोप में क्या होता है, किसी एक खास मतलब कोई भी वस्तु है उसका बहुत सारा यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। कोई भी चीज रख दो उसका बहुत ज्यादा प्रतिबिंब बनेगा, जिससे कि अलग अलग पैटर्न भी तुम उसका देख सकते हो। अब उसमें एक चीज की जगह तुम कई चीजों को डाल करके देख सकते हो और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पैटर्न देखने को आएंगे। तो यहां से भाई क्वेश्चन बनेगा कि ये जो कोलाइडोस्कोप है या बहुमूर्ति है, वह बहुमूर्तिदर्शी है, वह किस पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वह किस सिद्धांत पर काम करता है कि अनेक प्रतिबिंब बन रहा है वहां पर किसी कोण पर रखे दर्पण में, यानी कि दर्पणों को कोई खास कोण बना करके रखा जाता है जिसके कारण उसमें अनेक प्रतिबिंब बनते हैं और उसी का उपयोग यहाँ कैलाइडोस्कोप में किया जाता है। तो ये यहां से तुम देख सकते हो एक VVI क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। अब कैलाइडोस्कोप को बनाने के लिए यहाँ पर कुछ व्यवस्था बनाया गया है, तो ये खुद से भी बनाया जा सकता है पढ़ करके। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने बुक में, ठीक है। तो कैलाइडोस्कोप में बहुत प्रकार के यहाँ पर क्या करते हैं, पैटर्न को हम लोग प्राप्त करते हैं, बड़ा देखने में सुंदर लगता है।
आपका कैलेडोस्कोप तैयार है। जब आप छिद्र से झांकते हैं तो आपको ट्यूब में भांति भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन समझ लो कि भाई कैलेडोस्कोप में हमें क्या दिखते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के पैटर्न वहां दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि वहां पर अलग अलग जो दर्पण है उसको खास कोण में हम लोग रखते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा उसका प्रतिबिंब बनता है और उससे हमें बहुत वहां पैटर्न देखने को मिलता है। कैलेडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। प्रायः दीवारों वाले कागजों, जो दीवार पर हम लोग कागज वगैरह लगाते हैं, तुमने देखा होगा, और वस्त्र के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार कैलेडोस्कोप का उपयोग करके नए नए पैटर्न की कल्पना के लिए करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन तुमसे बनता है, पूछेगा कि किसी कागज पर नए नए प्रकार का पैटर्न बनाना है, किसी कपड़े पर नए नए प्रकार का पैटर्न बनाना है, तो उसके लिए किस यंत्र को हम लोग सहारा लेते हैं कल्पना करने के लिए? तो आंसर है कैलेडोस्कोप का हम लोग उसमें सहारा लेते हैं। इससे हम लोग काफी सारी कल्पना कर सकते हैं और फिर उसे हम लोग बना सकते हैं। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आ गया हमारा नया चीज, और वह है सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब यहां से हमारा बनता है। अब बात आता है सूर्य के प्रकाश का। सूर्य का प्रकाश को हम लोग कैसा प्रकाश कहते हैं? तो इसे हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं। और ये जो सूर्य का प्रकाश है एक्चुअल में वो श्वेत प्रकाश नहीं होता, बल्कि अलग अलग रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है। तो हम लोग बोलते हैं वो 7 रंग के मिश्रण का प्रकाश होता है। ठीक है, तो कक्षा 7 में आपने सीखा कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि सूर्य का प्रकाश क्या है, तो आंसर है श्वेत प्रकाश है। ठीक है, तो क्या उसमें अलग अलग रंग हैं? तो बिल्कुल उसमें अलग अलग रंग हैं। आपने यह भी सीखा कि इसमें 7 रंग होते हैं, जिसे विबग्योर के नाम से हम लोग जानते हैं। VIBGYOR, इसे हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन से इसमें रंग होते हैं वो आगे कक्षा में पढ़ोगे। जैसे वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सारे रंग यहाँ पर पाए जाते हैं। इसे विबग्योर के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये सारे रंगों का मिश्रण होता है किसमें? श्वेत प्रकाश में। अब तुम बोलोगे कि ये मैं कैसे मानूं कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग का मिश्रण होता है? तो भाई उसके लिए हमारे पास एक यंत्र होता है जिसे हम लोग प्रिज्म के नाम से जानते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश को इस प्रिज्म से गुजारते हैं तो यहाँ 7 रंगों में विभक्त होकर वो निकलता है। इसी कारण से हम मानते हैं कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, चलो हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो हमारे नेत्रों की बात की जाती है। नेत्र का संरचना कैसे होता है, नेत्र में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, उसके क्या फंक्शन है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। हमारे नेत्रों की संरचना क्या है? तो हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाले प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि कोई दीप्त वस्तु है, उससे प्रकाश निकला, वो वस्तु से टकराया और उसके बाद वो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमारे आंखों में प्रवेश करता है। उसके बाद हम उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों में बनता है रेटिना पर। तो हमारा जो आंख है उसके भीतर एक भाग है जिसे बोलते हैं दृष्टि पटल या रेटिना। वहीं पर इन सभी चीजों का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण फिर वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। समझ में आ रहा है? चलो, नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है, इसलिए इसकी संरचना तथा कार्यविधि को समझना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। चलो, यहीं से हमारा शुरू होता है आंख का संरचना। सबसे पहला बात आंख के बारे में बताया गया है कि आंख जो है वह नेत्र गोलक के अंदर होता है और आंख कैसा होता है? गोल संरचना वाला होता है। नेत्र का बाहरी आवरण सफेद होता है, यह कठोर होता है। नेत्र का बाहरी आवरण क्या है? सफेद है, कठोर है, ताकि यहां पर देखना, यहां देखना, ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से आंतरिक भागों को दुर्घटना से क्या करे? बचा सके। तो ये बात एक बता रहे हैं यहां पर।
इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। यहीं से हमारा प्रश्न भी शुरू होता है और इसका स्ट्रक्चर भी शुरू होता है। देखो यही है हमारा नेत्र, जैसा देख सकते हो मानव नेत्र है, और इस मानव नेत्र का संरचना लगभग क्या है, गोल है। मानव नेत्र की संरचना में जो चीज हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहला जो बाहरी भाग है उसके बारे में पढ़ना है, जिसे हम लोग कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। तो कॉर्निया या स्वच्छमंडल ही वह भाग है जिसमें सबसे पहले प्रकाश पड़ता है और हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। तो ये कैसा होता है, पारदर्शी होता है। ये क्वेश्चन तुमसे बनता है कि भाई कॉर्निया कैसे होता है, पारदर्शी होता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो नेत्र के ऊपर पाया जाता है, पारदर्शी भाग होता है, और प्रकाश की किरणें यहाँ पर सबसे पहले पड़ करके ज्यादा से ज्यादा अपवर्तित होती हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ और भाग बताया जा रहा है। जैसे कि इस चित्र में देखोगे तो यहाँ लेंस के बारे में बताया जा रहा है। ये देखो ये लेंस है जो कि अंदर पाया जाएगा। इसके बाद यहाँ परितारिका देखो बताया जा रहा है, ठीक है। और फिर पक्षमाभ पेशियों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये 3-4 है। यहाँ पर देखो रेटिना को दिखाया गया है, ये है रेटिना, ठीक है। और ये प्रकाशिक तंत्रिका है। तो यही कुछ भाग है जिसे हमें याद करना है। सबसे पहले तो आंख का जो चित्र है उसे हम लोग को देखना होता है। आंख का चित्र से प्रश्न आ सकता है कि ये जो आंख का चित्र है उसके अलग अलग भागों को वर्णन करिए, लिखिए, तब हम लोग अलग अलग भागों को यहाँ पर दिखाते हैं। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन तुम्हारा बनता है। चलो हम लोग देखते हैं। कॉर्निया हम लोगों ने समझ लिया। कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे परितारिका आइरिस कहते हैं। अब देखो कॉर्निया के बाद जो दूसरा नाम हमारा है वह क्या है, परितारिका या आइरिस। ये क्वेश्चन भी तुमसे आता है कि आंख का जो रंगीन भाग है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आइरिस कहते हैं या परितारिका कहते हैं। यह पेशियों का संरचना होता है। आइरिस में एक छोटा सा द्वारक होता है जिसे पुतली कहते हैं। तो यहां पर देख सकते हो परितारिका दिखा रहा है, और परितारिका के आगे क्या होता है, पुतली होता है। तो उसे मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं तुम्हें। परितारिका और पुतली बहुत ज्यादा जरूरी प्रश्न आता है। ये देखो, यदि ध्यान से देखोगे तो बीच में जो ये वाला काला काला भाग है यही क्या होता है, पुतली होता है। जो बीच में काला काला भाग होता है, पुतली क्या है, पुतली समझो एक द्वार है जिससे होकर के प्रकाश अंदर की ओर प्रवेश करता है। और यहां जो नीला रंग का तुम्हें यहां दिखाई दे रहा है यही क्या है, यही है परितारिका यानी आइरिस। तो जो आंखों का रंग होता है, किसी की आंख का रंग नीला होता है, किसी का हरा होता है, बहुत लोगों का भूरा होता है, काला होता है। तो वो कैसे होता है, इस परितारिका के कारण, यानी कि इसे आइरिस कहते हैं, इसके कारण आंखों का रंग होता है। तो ये क्या करता है, यह पेशियों का बना होता है। और यही जो परितारिका है, ध्यान से सुनो, ये जो परितारिका है वह पुतली के साइज को छोटा और बड़ा करता है। ये देखो बीच में जो पुतली है तुमको दिख रहा है, ये देखो मैं दिखा रहा हूं, ये देखो पुतली है। इस पुतली के साइज को छोटा या बड़ा करता है। एकदम सिंपल बात समझ लो। बताओ पुतली के साइज को छोटा बड़ा कौन करता है, तो आंसर है परितारिका करता है। नया क्वेश्चन, भाई पुतली के साइज को छोटा बड़ा क्यों करता है, तो आंसर है कि जो प्रकाश आंख में प्रवेश कर रहा है उसकी मात्रा को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। मतलब आंख में कितना प्रकाश जाना चाहिए, कितना प्रकाश नहीं जाना चाहिए, उसको कौन नियंत्रित करता है, क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर परितारिका करेगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा। तो यदि हम लोग अंधेरे कमरे में हैं तो तुम बता दो कि हमें ज्यादा प्रकाश चाहिए कि कम प्रकाश चाहिए। तो आंसर सीधा सा है कि जब हम लोग उजाले से अंधेरे कमरे में आएंगे तो हमें ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता है। इस कारण से जो यहां पर पुतली है वह बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, पुतली देखो बड़ा हो जाएगा। कब होगा, जब अंधेरे कमरे में आते हैं तब। इस पुतली को बड़ा कौन करता है, परितारिका करता है। कब बड़ा करता है, जब अंधेरे कमरे में होंगे तब। क्यों बड़ा करता है, ताकि ज्यादा प्रकाश अंदर प्रवेश कर सके। ये समझ गए।
अब क्या होगा, अब हम कभी कभी क्या करेंगे, बहुत धूप है वहां चले जाएंगे, बहुत प्रकाश है वहां चले जाएंगे। तो बहुत ज्यादा प्रकाश है तो आंख में बहुत ज्यादा प्रकाश प्रवेश करने से आंख को समस्या हो सकती है। उस स्थिति में पुतली क्या होगा, जल्दी से बता दो। तो आंसर, उस स्थिति में पुतली छोटा होना शुरू हो जाएगा। पुतली क्या हो जाएगा, छोटा होना शुरू हो जाएगा। पुतली को कौन छोटा करेगा, तो ये आइरिस करेगा या परितारिका करेगा। क्यों छोटा करेगा, क्योंकि ज्यादा प्रकाश आंख में नहीं चाहिए। तो इस तरीके से समझा तुमने कि ये पुतली क्या है, एक रास्ता है, एक द्वार है जिससे जो प्रकाश है वो आंख में प्रवेश करता है। और इस पुतली को कौन रेगुलेट करता है, इसको कौन बड़ा और छोटा करता है पुतली के साइज को, तो आंसर है परितारिका। क्यों करता है ये भी तुमने समझ लिया। पुतली के साइज को कौन बड़ा छोटा करता है, आंसर है परितारिका। तो पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है, यदि कभी बड़ा कभी छोटा किया जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। ध्यान से देखना, ये कक्षा 8 में लिखा हुआ है, 10 में भी ये चैप्टर पढ़ना है, लेकिन ये रंग वाली बात वहां पर नहीं बताई गई है। इसका मतलब है कि जो आंख का रंग होता है, नीला, हरा, काला, ये सब भूरा, वो कौन देता है, तो परितारिका के कारण होता है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति का नेत्र हरा है तो वास्तव में हम परितारिका का रंग को बताते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइए देखिए यह कैसे होता है, तो चलो देखते हैं ये कैसे बताता है। यहां देखना, अब तो तुमने सब समझ ही लिया होगा। तो ये यहां से यहां तो मैंने बता दिया, वही चीज दिखाया जा रहा है, तो ये तो तुम्हें अब पता है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातों को देखते हैं। पुतली के पीछे एक लेंस होता है। अब जब हम पुतली के पीछे जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, एक लेंस होगा जो केंद्र पर मोटा है। किस प्रकार का लेंस केंद्र पर मोटा होता है, तो हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा होता है और अगल बगल क्या होता है, पतला होता है। तो हमारे आंख में जो लेंस होता है वह कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। जैसे देख सकते हो यहाँ पर उत्तल लेंस यहाँ दिखाया गया है। तो ये पुतली के पीछे कौन सी संरचना है, तो आंसर है लेंस होता है। अब तुम बोलो सर ये लेंस शीशा का होता है क्या, नहीं शीशा का नहीं होता है, ये प्रोटीन जैसे सब्सटेंसेस का बना होता है। स्मरण करिए कक्षा 7 में लेंसों के बारे में क्या पढ़ा है। लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है, इस परत को रेटिना कहते हैं। अब देखो, जब प्रकाश इस लेंस से होकर के गुजरता है तो वह प्रकाश एक जगह फोकसित होता है, जिसके कारण जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमारे नेत्रों में बनता है। तो कहां पर बनता है, तो आंसर है रेटिना पर बनता है। तो हमारे नेत्र में जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो कहां बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है। अब देखना, तो रेटिना क्या करेगा, तो रेटिना क्या करता है कि जिस चीज को भी हम लोग देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब बनाता है, उसको फिर विद्युत सिग्नल्स में बदल देता है और वही विद्युत सिग्नल फिर हमारे तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है और हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। तो रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से कोई भी चीज, जैसे मैं कैमरा देख रहा हूं, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना पर बनेगा। किसके द्वारा बनेगा, लेंस के द्वारा बनेगा। और जब रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा तो उसको विद्युत सिग्नल में बदल दिया जाएगा, फिर उसको दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि भाई मस्तिष्क तक जो भी चीज हम देख रहे हैं उस सूचना को मस्तिष्क तक कौन भेजता है, तो आंसर है दृक् तंत्रिका। याद रखना, दृक् तंत्रिका के द्वारा। ठीक है, चलो। तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। अब ये याद रखना है यहां पर कि यह दृक् तंत्रिका सिर्फ मैसेज को भेजता है, मैसेज को भेज रहा है।
तो मैसेज कहाँ से मिल रहा है, तो रेटिना में वो मैसेज उसको प्राप्त हो रहा है। रेटिना क्या कर रहा है, उसको विद्युत सिग्नल्स में बदल रहा है, कोई भी जो चीज वह देखता है उसको। तो यहां दो तरीके की बात मैंने बताई। तो यहां पर देखो, तंत्रिका कोशिकाएं, पहला है शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। ये क्वेश्चन है कि रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। पहला को बोलेंगे शंकु जो प्रकाश के लिए सुग्राही होता है या तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है, और दूसरा है शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। तो शंकु क्या है, तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होगा, और शलाकाएं क्या है, मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होगा। इसे याद रखना है। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों की सूचनाएं भी भेजते हैं, यानी जो शंकु है वह रंग का सूचना भी क्या करता है, भेजता है। तो ये बात यहां से यहां तक हमें याद रखना है, क्योंकि हर एक लाइन से यहां प्रश्न तुम्हारा बनता है। दृक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जहां पर दृक् तंत्रिका जो कि मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है तथा रेटिना जहां पर मिलते हैं, वहां पर एक ब्लाइंड स्पॉट बनता है जिसे हम अंध बिंदु कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि अंध बिंदु कहां बनता है, तो तंत्रिका, दृक् तंत्रिका तथा रेटिना का जो ज्वाइंट बिंदु है जहां पर वो संधि होते हैं वहां पर बनता है। इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये एक चीज दिया गया, इसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहां पर कोई तंत्रिका कोशिका यहां पर नहीं पाई जाती इस अंध बिंदु पर, ठीक है। तो ये बात भी आई है तुम्हारा एग्जाम के लिए, इसे हमें याद करना है। तो ये यहां पर कुछ बताया जा रहा है, उसको हम लोग समझ लेंगे। लेकिन इसके बाद जो हमारा यहां पर आता है, देखना, ये भी एक बात है जो मैं पढ़ दे रहा हूं, यहां देखना। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। यानी अब हमारे आंख में कोई भी चीज हम लोग देखते हैं तो उसका प्रभाव कुछ क्षणों तक रहता है। तो कितना समय तक, तो बोलता है 1/16वें भाग सेकंड के 1/16वें भाग तक बना रहता है। ये भी क्वेश्चन है कि कोई भी वस्तु का जो आंख में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका जो क्या बोलते हैं, वह कितने देरी तक के लिए वहां पर रहेगा। तो आंसर है सेकंड का 16वां भाग, यानी 1 सेकंड का 16वां भाग तक वो वहां पर बना रहेगा। इसीलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु को स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। इसका मतलब है जो हम लोग कार्टून देखते थे पहले, तुम्हें याद होगा, तो कार्टून में सब चीज चलता हुआ रहता था। तो क्या एक्चुअल में वो चलता था, तो आंसर है नहीं, वहां पर सिर्फ चित्र होते थे। 1 सेकंड में 16 फ्रेम लगाया जाता था और उस 16 फ्रेम को एक साथ 1 सेकंड के अंदर गुजार दिया जाता था, जिससे कि वह लगता था कि वह चल रहा है, चलचित्र है। तो इसका मतलब वह क्या था, एक फोटो रहता था, स्थिर फोटो रहता था, लेकिन जब 1-1 सेकंड में 16 से अधिक बार उसको गुजारा जाए तो हम लोग को लगता है कि वह चल रहा है। इस तरीके से ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है नेत्र के बारे में, जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो। अब चलो हम लोग थोड़ा सा और आगे पीछे कुछ और चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर वही चीज को थोड़ा सा दिखा रहा है ना। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, यहां से जो हमें चलचित्र देखते हैं वहां से हम लोग को यहाँ थोड़ा सा बताया गया है। यहाँ देखना क्या बोल रहा है, जो हम चलचित्र देखते हैं वह वास्तव में कुछ कुछ भिन्न अनेक चित्रों को उपयुक्त क्रम में पर्दे पर प्रेक्षण होता है। यानी जो मैंने बताया कि जो चलचित्र देखते हैं, वीडियो देखते हैं हम लोग, तो जो वीडियो होता है एक्चुअल में वो वीडियो नहीं है, वह फोटो है, ठीक है। और फोटो को थोड़ा फास्ट करके दिखाया जाए, ठीक है, तो हमें वो वीडियो के जैसा दिखता है। उन्हें नेत्र के सामने प्राय 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड 16 प्रति सेकंड की दर से अधिक की दर से परिवर्तित होकर के दिखाया जाता है, तो वो हमें चलता फिरता वीडियो देखने को मिलता है। इसका मतलब जो हम लोग वीडियो देखते हैं असल में वह फोटो है, फोटो का एक समूह है।
एक सेकेंड में वह 16 से अधिक बार, तो 16 से अधिक बार यहां 24 बार, मान लो एक सेकेंड में 24 फोटो को गुजार दिया जाए, तो हमारे आंख को ऐसा नहीं लगता कि वो फोटो को देख रहा है, क्योंकि पहला जो फोटो उसने देखा उसका जो सेंस है वो उसको वही आंख में 1/16 सेकेंड तक रहता है। तब तक दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, फिर चौथा आता है। इस प्रकार जो फोटो सामने से गुजर रहा है एक सेकेंड में 16 से अधिक बार, जैसे मान लो 24 बार गुजर गया, तो आंख को लगता है कि वो चलचित्र है, फिर वो वीडियो चल रहा है, फोटो वहां पर नहीं है। वही बात यहां पर दिखाया जा रहा था। अब देखो, आंखों से रिलेटेड और भी चीजों को यहां पर बताया गया है, लेकिन थोड़ा सा एक चीज यहां पर बच गया है, उसको हम लोग यहां देखेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो कि यहां पर थोड़ा सा बच गया है। यहां देखना, अभी मैं प्रिज्म की बात कर रहा था, तो मैंने क्या बताया था कि जो प्रिज्म है, इससे जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो यह 7 विभिन्न रंग की पट्टियों में बट जाता है। जैसे मान लो कि ये यहां पर हमारा प्रिज्म है, तो प्रिज्म से श्वेत रंगों को जब हम लोग गुजारते हैं तो यह 7 रंग की पट्टियों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है इस प्रकार से, और बीच में अलग अलग रंग क्या होते हैं यहां पर पाए जाते हैं। सब सटा हुआ रहेगा, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं एक तरीके से, है ना। 7 रंगों का पट्टी इस प्रकार से बनेगा, मतलब सब सटा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार का हम देखेंगे कि श्वेत रंग अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, और इसे हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण या विक्षेपण। यहां देखो, तो यहां क्लियर लिखा हुआ है, प्रकाश का अपने रंगों में विभाजित होने को क्या कहा जाता है, तो आंसर है विक्षेपण कहा जाता है। इसका मतलब जो प्रकाश है प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, बट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आंसर है विक्षेपण कहते हैं। अब इंद्रधनुष भी क्या करता है, विक्षेपण को दिखाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना कैसी घटना है, तो एक प्राकृतिक परिघटना है। तो इंद्रधनुष में क्या होता है, वर्षा के समय जो बारिश की बूंदें हैं वह हमारे वातावरण में रहती हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है तो वो छोटी छोटी बूंदें प्रिज्म के जैसा कार्य करती हैं और प्रकाश के रंग का वर्ण विक्षेपण कर देती हैं, जिससे हमें 7 रंग की पट्टी दिखाई देती है। ये मैंने अलग अलग बनाया, ऐसे नहीं होता, एकदम एक साथ 7 रंग की पट्टी तुम्हें देखने को मिलेगी, ठीक है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, और इसका खास पैटर्न होगा, वही मैं बोल था, विबग्योर होता है, विबग्योर, GYOR। नीचे से होगा, मैंने ऊपर से बना दिया ऐसे, विबग्योर ऐसे होगा, VIG, विब GYOR, यानी लाल वाला सबसे ऊपर होता है। देखो लाल वाला मैंने ऊपर सबसे दिखाया है, और वॉयलेट यानी बैंगनी वाला सबसे नीचे होता है। तो विबग्योर का एक पैटर्न बनता है, और ये आगे कक्षा में पढ़ोगे कि भाई लाल रंग सबसे ऊपर क्यों रहता है, बैंगनी नीचे क्यों रहता है, बाकी बीच में क्यों रहता है, क्या इसका ये जो रंग है उसका पैटर्न बदल सकता है, तो आंसर है नहीं, पैटर्न कभी नहीं बदलेगा, विबग्योर ही हमेशा रहेगा। तब बात है कि क्यों विबग्योर हमेशा रहेगा, ये भी प्रश्न तुम्हारे दिमाग में आएगा, तो ये कक्षा 10 में पढ़ना। तो इस तरीके से ये जो रंगों का पट्टी बन रहा है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण या विक्षेपण यहां पर बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो इंद्रधनुष भी कैसे बनता है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। समझ गए ये सारा बात। और ये जो दिख रहा है इसे हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, ये भी आगे की कक्षा में तुम पढ़ोगे। अब आगे देखते हैं, आगे की बहुत सारी बातें तुम्हें खुद भी पता होगी, जैसे नेत्रों को बाहरी वस्तुओं में से के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलकें प्रदान की है। यानी जो हमारे नेत्र हैं उसको बाहरी धूल और अन्य चीजों से सुरक्षा के लिए क्या प्रदान की गई है, ये रहा क्वेश्चन। तो आंसर तो तुम खुद ही जानते हो कि वो क्या है, पलकें हैं। आंख के आगे 2 पलक है, तुम देख सकते हो। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश
प्रवेश करने से रोक देती है। तो ये एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न बनता है, लेकिन कभी कभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये इतना आसान क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्या, ये भी कभी कभी होता है, तो इसे हमें याद रखना है। आगे, नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टतया देख सकता है। अब बात करते हैं नेत्र, और नेत्र किस प्रकार वस्तुओं को देखता है। तो ध्यान दो, अब तुम खड़े हो एक जगह और तुम यहीं खड़े खड़े अपने से पास की वस्तु को आसानी से देख पाते हो। ये होना चाहिए कि 25 सेंटीमीटर का दूरी होना चाहिए, उससे कम पर तुम नहीं देख पाओगे। लेकिन जब न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी किसी चीज का 25 सेंटीमीटर है तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, तो तुम्हारा आंख ठीक ठाक है। यानी एक नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर यहीं पे खड़ा होकर हम आसानी से पढ़ सकते हैं। थोड़ा दूर पर कोई वस्तु है उसे भी देख सकते हैं। अब मेरे सामने कैमरा है, मैं उसे भी देख सकता हूं। और फिर बहुत बहुत दूर जहां तक कि साफ साफ दिखाई पड़े वहां तक की वस्तुओं को भी आंख देख सकता है। देखो ये आश्चर्य है कि नहीं है? बिल्कुल आश्चर्य है कि तुम जहां हो वहीं खड़े खड़े अपने से लेके काफी दूर तक के वस्तुओं को तुम साफ साफ देख सकते हो, यदि आंख सही सलामत है, मतलब ठीक ठाक है तब। यानी नेत्र में कोई रोग नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो हम लोग 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं। यदि क्वेश्चन तुमसे पूछे यदि हमारा नेत्र में कोई दोष नहीं है तो कहां से कहां तक की वस्तुओं को देख सकते हैं, तो हम बोलेंगे 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की रखी सारी वस्तुओं को हम लोग देख सकेंगे एकदम साफ साफ। तो भाई ये कैसे संभव हो पाता है? ये हमारे लेंस का कमाल है। जो हमारा लेंस है कभी पतला हो जाता है और कभी मोटा हो जाता है, और इस क्रम में वह हमेशा जो भी प्रतिबिंब है उसे रेटिना पर ही बनाता है। इस कारण से या तो वस्तु पास हो या दूर हो उसे हम साफ साफ देख सकते हैं। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टतया देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। सामान्य नेत्र, देखो अब बात करें कि सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। यही मैं बता रहा था कि एक वयस्क व्यक्ति के लिए जो सबसे न्यूनतम दूरी है स्पष्ट दर्शन की, या बोलेंगे किसी चीज को स्पष्ट देखने की, वह कितनी है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आंसर है 25 सेंटीमीटर। इसे हम लोग नियर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि निकट बिंदु कहते हैं। और कोई एक स्वस्थ मतलब कोई दोष ना हो जिस आंख में वो अनंत तक की वस्तुओं को देख सकता है, उस अनंत को हम लोग क्या कहते हैं? फार पॉइंट कहते हैं या फिर दूर बिंदु कहते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आया, निकट बिंदु का दूरी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। ये सब समझ में आ रहा होगा तुम्हें। अब बात करते हैं, लेकिन अब बात हो रहा है कुछ दोषों की बात करेंगे, नेत्र दोष की बात करेंगे। यानी कि अभी हम लोगों ने एक सामान्य नेत्र का बात किया जो कि पास में रखी वस्तुओं को भी साफ साफ देख रहा है वहीं खड़े खड़े, और दूर के वस्तुओं को भी देख पा रहा है वहीं पे खड़े खड़े एक स्थान पर। तो बोलेंगे कि उसका जो नेत्र है वह कैसा नेत्र है? एकदम ठीक ठाक नेत्र है। लेकिन अब यहां पर हमें दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है। दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष क्या हुआ कि अब उस व्यक्ति को पास में कोई ऐसे व्यक्ति होते जिन्हें पास में रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती, तो उनको हम बोलेंगे उनको दृष्टि दोष हो गया है। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिसको बहुत दूर पड़ी वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगी, तो हम बोलेंगे उनको दृष्टि दोष हो गया है। तो अब ये दृष्टि दोष दो प्रकार का होता है। एक को कहेंगे हम लोग निकट दृष्टि दोष और दूसरे को कहेंगे दूर दृष्टि दोष। तो यहां पर निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, वो अब हम लोग समझेंगे। तो यह नाम पर हमें नहीं जाना है। निकट दृष्टि दोष लग रहा है कि सामने रखी वस्तु को नहीं देख पा रहा है, ये ऐसी बात नहीं है, पहले मैं बता ही दे रहा हूं। तो देखो निकट जो तुम्हारा दृष्टि दोष है उसमें क्या होता है,
व्यक्ति जो है निकट के वस्तु को साफ साफ देख पाता है, लेकिन दूर के वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता। एकदम स्पष्ट समझ लो, निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु को साफ साफ देख पाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन दूर के वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता, यानी उल्टा हो रहा है। नाम जो है उसका उल्टा यहां पर हमें समझना है। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। किसे कहेंगे? तो दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर का चीज साफ साफ दिखेगा। दूर दृष्टि दोष है लेकिन दूर का साफ साफ दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दूर दृष्टि दोष। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना? देखो, निकट दृष्टि में निकट का साफ साफ दिखेगा और दूर दृष्टि दोष में दूर का साफ साफ दिखेगा। बस 2 लाइन में याद करो। निकट दृष्टि दोष में नजदीक का चीज साफ साफ एकदम बढ़िया बढ़िया दिखेगा, कोई टेंशन नहीं, मतलब धुंधला नहीं दिखेगा। और दूर दृष्टि दोष में दूर का चीज धुंधला नहीं दिखेगा। उल्टा, एकदम नाम से एकदम उल्टा है। ठीक है, इसीलिए ये यहां पर समझना होता है। अब ऐसा क्यों नाम पड़ गया, उल्टा नाम क्यों पड़ गया? जैसे कि कोई लंबू है, उसका नाटू नाम क्यों पड़ गया? तो ये क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई इसका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष ऐसे क्यों नाम पड़ गया है। ठीक है, कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। जल्दी से बता दो कौन सा दृष्टि दोष है कि दूर का नहीं देख पा रहा है, पास का देख पा रहा है। तुमको एक वर्ड पकड़ना है, पास का देख पा रहा है तो निकट दृष्टि दोष, दूर का देख पा रहा है तो दूर दृष्टि दोष। बस ऐसे याद करना है। ठीक है, तो जल्दी से बता दो कि मनुष्य जो है दूर का वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रहा और पास के वस्तु को साफ साफ देख पा रहा है, तो कौन सा दृष्टि दोष है? जल्दी बता दो। निकट वाले को साफ साफ देख पा रहा है तो निकट दृष्टि दोष है, ऐसे ही तो बताया था। ठीक है, इसके विपरीत कुछ व्यक्ति मनुष्य क्या होता है, निकट के वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, तो इसे दूर दृष्टि दोष हुआ है। तो यही हमें याद रखना है। उचित संशोधक लेंसों का उपयोग द्वारा नेत्र के इन दृष्टि दोषों का संशोधन किया जाता है। तो यहां पर अब निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, ऐसा वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन 10th में ये वर्णन किया गया है। अब मान लो तुम्हें ये प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करोगे? तो उचित पावर का लेंस हम लोग लगाते हैं। तो जो हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करेगा? लेंस देगा। तो लेंस कहाँ लगाना है? अरे भाई चश्मा में लगाना है। देखा है तुमने, बहुत लोग चश्मा पहने रहते हैं। तो लेंस को चश्मा में लगाना है, जो डॉक्टर तुम्हें प्रेस्क्राइब करेगा उचित पावर का लेंस, कि इस पावर का लेंस को पहनिए। अब देखो एक तीसरा भी परेशानी यहां पर बता रहा है। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है, यानी आंख क्या होगा? धुंधला हो जाएगा, क्योंकि उसे मोतियाबिंद हो जाता है, उसके आंख के आगे एक परत चढ़ जाता है जिसे फिर डॉक्टर ऑपरेशन करके निकालता है। तो तुमने मोतियाबिंद, कैटरेक्ट का नाम जरूर सुना होगा। यह नेत्र लेंस को धुंधला कर देता है। ठीक है, ऐसे होने पर कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि मोतियाबिंद में क्या होता है, तो आंख के आगे एक परत चढ़ जाता है जिसके कारण आंख धुंधला हो जाता है, तो उसको बोलेंगे मोतियाबिंद हुआ है। इसके कारण दृष्टि कमजोर हो जाती है, जो कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप ले सकता है। इस दोष की चिकित्सा संभव है, अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। तो ये जो डॉक्टर है इसको ऑपरेशन करते हैं, इसमें फिर लेंस भी लगाते हैं। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया होती है ना, कृत्रिम लेंस लगाते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को और सरल एवं सुरक्षित बना दिया गया है। तो आजकल जो ऑपरेशन होता है थोड़ा सा और सुरक्षित हो गया है और नई प्रक्रिया के द्वारा भी ऑपरेशन होता है, जैसे तुम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते भी होगे। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं कि नेत्रों की देखभाल कैसे करनी है। तो मैं बता दे रहा हूं नेत्रों की देखभाल कैसे करनी है। हमेशा 24 घंटा कभी मत सोना, हमेशा मोबाइल को ऐसे करके देखते रहना, तब आंख एकदम सुरक्षित रहेगा।
ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होने वाला है। अभी भी तुम यदि पढ़ रहे हो तभी मोबाइल का यूज करो। ज्यादा से ज्यादा समय रील देखने में वेस्ट मत करो, पढ़ाई में ज्यादा समय वेस्ट करो मतलब लगाओ। तो ये बात यहाँ पर बोल रहा है। यह आवश्यक है कि आप अपने नेत्रों की उचित देखभाल करें। यदि कोई भी समस्या है तो आपको किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। अब नेत्रों की कैसे हम लोग सुरक्षा करें, कैसे देखभाल करें, ये तो तुम सब जानते ही हो। क्या करना है, यदि परामर्श दिया जाता है तो उचित चश्मे का उपयोग करना चाहिए। यदि तुम्हें कुछ आंखों में प्रॉब्लम है तो हमें चश्मा पहनना चाहिए। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सरदर्द हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा कि यदि प्रकाश आंख में, जैसे डिस्को डांस वगैरह होता है जिसमें बहुत सारा लेजर लाइट चलता है, उसमें जाकर के आंख को अपना तुम खराब कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सीधे लाइट आंख में पड़ेगा तो आंख क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अपर्याप्त लाइट प्रकाश आंख में प्रवेश करेगा तो क्या हो सकता है? तो आंसर है नेत्र में खिंचाव हो सकता है तथा सिर दर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। ये सब याद रखना है हमें कि कौन सा भाग आंख का खराब हो सकता है। तो आंसर है रेटिना खराब हो सकता है। इसके बाद कुछ और दिया हुआ है, उसके बाद येलो बॉक्स में पढ़ा दे रहा हूं। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा ऐसे नहीं देखना चाहिए, यानी प्रकाश को सीधा कभी भी नहीं देखना चाहिए। अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। यदि आपको नेत्रों में कोई धूल कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। यदि कोई सुविधा ना हो तो डॉक्टर के पास जाइए। पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़िए। अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर अथवा बहुत दूर ले जाकर नहीं पढ़िए। तो ये सब सामान्य बातें हैं। इसमें से क्वेश्चन बन रहा है कि नेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए या नेत्रों की देखभाल करने के लिए हमें क्या क्या करनी चाहिए, वो बातें लिख सकते हो। क्या क्या नहीं करनी चाहिए, वो बातें लिख सकते हो। अब यहां नेत्र की बात करें तो कुछ क्वेश्चन भी है, यहां से तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो, हम लोग अब जो अपने नेत्र की बात करते हैं इसे हम लोग सामान्य नेत्र कहते हैं, लेकिन जो कीट वगैरह होते हैं उनमें कंपाउंड आई होता है। तो उसी के विषय में यहाँ पर बताया गया है। जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं, परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है। जो भी लाइन से हर एक क्वेश्चन को हमें पढ़ लेना है। केकड़ा एक दिशा में देखता है कि चारों ओर देख सकता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर है केकड़ा चारों ओर देख सकता है। इसीलिए यदि शत्रु पीछे से भी उसकी ओर आता है तो उसे पता चल जाता है। तितली के बड़े नेत्र होते हैं जो सहस्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने होते हैं। ये भी क्वेश्चन है। अब जैसे मैंने बताया हमारा सिर्फ एक आंख है, लेकिन तितली का एक आंख नहीं, उसको कंपाउंड आई कहते हैं, तो उसमें सहस्रों नेत्र बोलता है। ऐसे ही हम लोग पढ़ लेंगे। तो बोलेगा निम्न में से किसके नेत्र सहस्त्रों नेत्रों से बने होते हैं? तो आंसर है सहस्त्रों छोटे नेत्रों से बने होते हैं। तो हम लोग आंसर करेंगे तितली। यदि ऑप्शन होगा तो तितली। तिलचट्टा होगा तो तिलचट्टा। यह केवल सामने अथवा पार्श्व में ही नहीं बल्कि पीछे की ओर देख सकते हैं। तो इसके लिए भी क्वेश्चन बनता है कि ये कैसे सामने और बगल। देखो, हम लोग सामने देखते हैं और बगल में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, लेकिन ये पीछे भी देख सकते हैं। अब बात करता है उल्लू की, तो उल्लू रात में भली भांति देख सकता है। क्वेश्चन बोलेगा कि उल्लू कब भली भांति देख सकता है? तो रात में देख सकता है, परंतु दिन में नहीं देख पाता। ये क्वेश्चन बनेगा कि क्या उल्लू दिन में देख पाता है? तो आंसर है नहीं, दिन में नहीं देख पाता। ऐसे क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं तुम्हें याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी जैसे चील और गरुड़ दिन में अच्छी प्रकार देख सकते हैं, लेकिन रात में ठीक से नहीं देख सकते। ये भी क्वेश्चन तुम्हें याद रखना है। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है कि निम्न में से कौन दिन में अच्छे तरीके से देख सकते हैं? तो चील या गरुड़ देख सकते हैं। रात में कौन सा अच्छा से देख सकता है? तो यहाँ पर उल्लू देख सकता है। अब ऐसा क्यों है, इससे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि उल्लू रात में क्यों देख पाता है? 4 ऑप्शन होगा।
उल्लू का बड़ा कॉर्निया तथा बड़ा पुतली होता है, उल्लू का बड़ा कॉर्निया छोटा पुतली होता है, उल्लू का छोटा कॉर्निया बड़ा पुतली होता है। ऐसे करके 4 ऑप्शन तुमको दे देगा और तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे बाप रे कहाँ से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन यहीं से है, तो आंसर है बड़ा कॉर्निया तथा बड़ा पुतली होती है। तो इसे हमें याद कर लेना है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। ठीक है, तो तुम्हें पता भी है कि कॉर्निया यदि बड़ा होगा, पुतली का साइज बड़ा होगा, तो प्रकाश ज्यादा से ज्यादा प्रवेश करेगा। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। ये भी क्वेश्चन है तुम्हारा। बोलेगा कि उल्लू में शलाकाओं की संख्या कैसी होती है, तो बहुत ज्यादा होती है, और शंकु की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से ये दोनों भी हमें याद रखना है। इसके विपरीत देखो दिन के पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक होता है तथा शलाकाएं कम होती है। ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि जो पक्षी दिन में स्पष्ट देख सकते हैं उनमें निम्न में से क्या पाया जाता है, कम शलाकाएं, ज्यादा कम शलाकाएं और ज्यादा शंकु। ऐसे करके क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें इसको याद रखना होगा। अब तुम जल्दी बता दो शलाकाएं और शंकु का क्या कार्य है। पहले मैंने बताया इसी चैप्टर में अभी, क्या तुम इसे बता सकते हो? याद करो, दिमाग लगाओ। चलो नेक्स्ट, कक्षा 6 में आपने संतुलित आहार के बारे में सीखा था। यदि भोजन में किसी अवयव का अभाव है तो इससे नेत्रों को भी क्षति हो सकती है। भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्रों के अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। देख लो कितना डायरेक्ट ये सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन में किस विटामिन की कमी से नेत्र रोग उत्पन्न हो सकते हैं, तो आंसर है विटामिन ए। इनमें सबसे अधिक सामान्य रोग रतौंधी है। ये भी क्वेश्चन हम पूछ देगा कि भाई रतौंधी किसके कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण। इसलिए हमें अपने आहार में विटामिन ए युक्त अवयव को सम्मिलित करना चाहिए। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कच्चा गाजर, जो तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा है लेकिन यहाँ पर अब दिया है। कच्चा गाजर, फूल गोभी, हरी सब्जियां तथा कॉड लिवर तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब ये सब क्वेश्चन तुमको बना करके देगा। बोलेगा निम्न में से सबसे अधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है, कॉड लिवर एक जगह रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉड लिवर हो जाएगा। ठीक है, फिर गाजर और ये सारा चीज तो है ही। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे आम तथा पपीता में भी विटामिन ए होता है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से किन फलों में विटामिन ए ज्यादा पाया जाता है, तो आंसर क्या है, आम तथा पपीता। तो इस प्रकार से देखो कहीं से भी क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है। और शायद तुम बोलो कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन बिल्कुल यहाँ तुमने पढ़ लिया है। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी सम्मिलित है चाक्षुषी दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित हैं, उनकी वस्तुओं को देखने के लिए सीमित दृष्टि होती है। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, देखने के लिए सीमित दृष्टि उनकी होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते, यानी कि बिल्कुल अंधे होते हैं। कुछ व्यक्ति किसी बीमार या किसी चोट के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। तो बहुत सारा समस्या हो सकता है दृष्टि से संबंधित। व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनती हुए वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं, तथापि अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित कर सकने में सक्षम बनाता है। तो इस प्रकार से देखोगे कि जो व्यक्ति को कम दिखाई देता है या फिर क्या होता है, अंधे होते हैं बचपन से, उनमें अन्य ज्ञानेंद्रियां जो थोड़ा ज्यादा सक्रिय होती हैं। ऐसा तुमने देखा भी होगा। अब देखो यहां पर क्या बता रहा है, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए अप्रकाशिक साधन तथा प्रकाशिक साधन। अप्रकाशिक साधन में चाक्षुष साधन, स्पर्श साधन, स्पर्श की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके श्रवण साधन मतलब सुनने वाले साधन तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन सम्मिलित है। चाक्षुष साधन शब्दों की आवर्धित कर देते हैं, उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं तथा सामग्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। स्पर्श साधन जिनमें ब्रेल लेखन पाटी तथा शलाका सम्मिलित है, चाक्षुष विकृति व्यक्तियों को पढ़ने के लिए तथा लिखने में सहायता करता है।
तो यहाँ से तुम देख सकते हो बहुत सारी बातें लिखी है कि जिनको चाक्षुष दृष्टि मतलब प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए लिखने के लिए क्या बोलता है, ब्रेल लेखन पाटी तथा शलाका सम्मिलित है। इन दो नामों को हमें याद रखना है। श्रवण साधनों में कैसेट हो गया, टेप रिकॉर्डर, ये तो तुम जानते भी नहीं होगे कि टेप रिकॉर्डर क्या होता है, कैसेट क्या होता है, ये पहले आता था। बोलने वाली पुस्तकें तथा ऐसे अन्य साधन सम्मिलित हैं। तो ये अब जहां पर वो देख नहीं सकता वहां सुनने वाले साधनों का उपयोग करता है चीजों को समझने के लिए। बोलने वाला कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन भी उपलब्ध है जो कि बोलेंगे तब उसको समझ में आएगा। अनेक संगणना कार्य किया जा सकता है, मतलब उसको कैलकुलेशन वो कर सकता है। बंद परिपथ टेलीविजन भी एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो मुद्रित सामग्री को उचित विपर्यास, कंट्रास्ट तथा प्रदीप्त के साथ आवर्धित करता है। अब एक नया चीज बोल रहा है, बंद परिपथ टेलीविजन, जो कि खास कंट्रास्ट में पिक्चर को दिखाएगा, ऐसा वो बोल रहा है। आजकल श्रवण सीडी भी है, तुम नहीं जानते होगे शायद, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क तथा कंप्यूटरों के साथ वाक्य यंत्र भी वांछित विषय को सुनने तथा लिखने के अत्यधिक सहायक होते हैं। तो बहुत सारा चीज इसमें शायद तुम नहीं जानते हो क्योंकि तुम बच्चे हो और ये चीजें पहले चला करती थी। प्रकाशिक साधनों में द्विफोक्सी लेंस, संस्पर्शक लेंस, रंजित लेंस, आवर्धक तथा दूरबीनी साधन सम्मिलित है। तो अब प्रकाशिक यंत्र में क्या क्या शामिल हो सकते हैं, तो लेंस भाई शामिल हो सकता है, संस्पर्शक लेंस है, रंजित लेंस है, आवर्धक है, दूरबीन है, ये सब चीज यूज हो सकता है। जबकि लेंसों के संयोजन चाक्षुष सीमा बंधन के संशोधन के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूरबीनी साधन चौक बोर्ड तथा कक्षा प्रदर्शनों को देखने के लिए उपलब्ध है। तो बहुत सारी चीजें बता रहा है जिससे शायद तुम्हें समझना मुश्किल हो, क्योंकि शायद तुमने इसे देखा भी नहीं है, ठीक है। अब चलो ब्रेल पद्धति के बारे में बोल रहा है। ब्रेल पद्धति क्या है? चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है। तो ब्रेल तुम जानते भी होगे, ब्रेल के द्वारा जो अंधे व्यक्ति हैं वो लेटर्स को समझ पाते हैं। यहाँ देखना, जैसे सी के लिए इस प्रकार से एक चार्ट होता है जिसमें कुछ चीज उभरा हुआ होता है, तो देखो उसको ये टच करके सी ऐसे कर सकता है, ए ऐसे समझ सकता है, टी को ऐसे समझ सकता है, ठीक है। तो ये ब्रेल यहां पर वो कहलाता है। क्या बोल रहा है? लुई ब्रेल जो स्वयं एक चक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे, ने चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की तथा इसे 1821 में प्रकाशित किया था। यही है लुई ब्रेल। अब देखो और क्या बोल रहा है। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है कि ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकित पैटर्न है, तो आंसर है 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप होता है। प्रत्येक छाप एक अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर जो प्रत्येक छाप है या फिर चिन्ह है वह अक्षर को या तो प्रदर्शित करेगा, अक्षर के समुच्चय को प्रदर्शित करेगा, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को, बहुत सारे चिन्ह होते हैं ना व्याकरण में, उनको प्रदर्शित करेगा। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने बिंदु हैं? 3 बिंदु हैं। अंग्रेजी प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु है। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों तथा कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदु की पैटर्न नीचे दिया गया है, तो यहां देख सकते हो। जैसे कि ABC क्या हो गया? एक तुम्हारा लेटर हो गया, A एक लेटर है, C एक लेटर है, T एक लेटर है। देख सकते हो इस लेटर को ऐसे दिखाया गया है, वो जो टच करते हैं हम लोग तो पता चलता है। कॉमा देखो, कॉमा के लिए ऐसे दिखाया गया है, एंड के लिए ऐसे दिखाया गया है। तो कॉमा क्या है? एक व्याकरणिक वर्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है, उसका उपयोग किया जाएगा। ब्रेल पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले बिंदु की पैटर्न का उदाहरण यहाँ हम लोगों ने देखा। तो ये हम लोग अब थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, जैसे कॉमा को याद कर सकते हैं, एंड को याद कर सकते हैं। हो सकता है कभी बहुत टफ क्वेश्चन पूछने का मन कर जाए और एनसीईआरटी से ही पूछना हो, तो ऐसे 4 बिंदु बना देगा और बोलेगा कि इसको क्या दर्शाया जाता है, तो वहां पर तुम्हें
इसको याद रखना होगा। इन पैटर्न को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो ये चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को छूकर शब्दों को पहचानने में सहायता करते हैं, यानी कि इनको टच करके जो जिन्हें नहीं दिख रहा है वो इसको टच करेंगे और टच करके इसको पहचानेंगे। स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि ये जो बिंदु होते हैं वे उभरे हुए होते हैं, जिससे उन्हें देखने में कोई समस्या मतलब देख तो नहीं सकेगा, जिसको स्पर्श करके समझने में कोई समस्या ना हो। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति ब्रेल पद्धति को अक्षर में से सीखना प्रारंभ करता है। इसके पश्चात विशेष छापों एवं अक्षरों के संयोजन को पहचानता है। सीखने की विधियां स्पर्श से पहचान करने पर निर्भर होती हैं। प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है। प्रत्येक छाप को क्या करना होता है? दिमाग में स्मरण करना होता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जाता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियां तथा मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं। तो ये बता रहा है। अब देखो कुछ यहाँ पर नाम बताया है, जैसे बोलता है कुछ चाक्षुष विकृति युक्त भारतीयों को महान उपलब्धियां प्राप्त का श्रेय। जैसे दिवाकर एक गायक था, ठीक है, एक बालक है जो कि बहुत अच्छा गायक था, मतलब अभी भी है गायक है, ठीक है। इसके बाद तुम देख सकते हो जो हमारे संगीतकार है बहुत सारे ऐसे, रविंद्र जैन जो हैं वो भी अंधे थे, ठीक है। फिर तुम्हारे बहुत सारे जो संत हैं, उनमें एक संत है वो भी अंधे हैं, जैसे जानते ही होगे तुम। तो इस प्रकार से इनका वर्णन किया गया है कि वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। यही सब लिखा गया है। अमेरिका की एक लेखिका एवं प्राध्यापिका हेलेन ए केलर संभवतः सर्वविदित तथा प्रेरक चाक्षुष विकृत युक्त महिला है। देखो हेलेन ए केलर का यहाँ पर चित्र दिया है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। 18 महीने की आयु में उन्होंने दृष्टि खो दी थी, लेकिन उनके संकलन तथा साहस के कारण वह एक विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि ग्रहण कर सकी। स्टोरी ऑफ माई लाइफ, एक बुक का नाम है स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जिसको किसने लिखा है? तो हेलन ए केलर ने लिखा है। इसे तुम याद कर सकते हो क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है। इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। कमेंट जरूर करना, बताना कि कैसा लगा और कौन कौन से वीडियोस चाहिए। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे जरूर देखना, बहुत सारे पीडीएफ, बहुत सारे नोट्स और सारे तुम्हारे वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे। तुम नोट्स खरीद भी सकते हो, वीडियोस को भी तुम देख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन को जरूर देखना। मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।